नमस्कार। जय हिंद प्यारे साथियों, आशा करता हूं कि आप अच्छे होंगे और मन लगा के पढ़ रहे होंगे। मैं मिस्टर कुमार स्वागत करता हूं आपका आपके अपने एजुकेशन बायर सिविल सर्विसेज यूट्यूब चैनल में। स्टूडेंट्स, जैसा कि आप जानते हैं, एजुकेशन बायर आपके लिए लेकर के आया है यूपीएससी 2025 को ध्यान में रखते हुए दृष्टि आईएएस की प्रीलिम्स की टेस्ट सीरीज। अब तक स्टूडेंट्स हमने इसकी एक क्लास आपको अपलोड करा दी गई है, जिसमें खास तौर पर 1 से 25 क्वेश्चन हमने आपसे डिस्कस किए हैं। अगर आप भी हमारे एजुकेशन बायर सिविल सर्विस यूट्यूब चैनल पर पहली बार आए हैं तो तहे दिल से आपका स्वागत है। और यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, दोस्तों के साथ में शेयर करना मत भूलिएगा। जैसा कि आप भी एजुकेशन बायर सिविल सर्विस परिवार के अपने सदस्य हैं, तो स्टूडेंट्स आपका एक दायित्व बनता है, आपकी ये ड्यूटी बनती है कि जितना हो सके आप एजुकेशन बायर को विस्तार दीजिएगा, दोस्तों को जोड़ने का प्रयास कीजिएगा जितना हो सके। मैं किसी भी एंगल से आपको कोई कमी महसूस नहीं होने दूंगा, क्योंकि मुझे पता है कि मेरे जो बिगिनर एस्पिरेंट्स हैं, जो स्टूडेंट्स हैं, वो बड़े मेहनती हैं और वो एक अपने टारगेट को अचीव करने के लिए मेरे से जुड़े हुए हैं, एजुकेशन बायर सिविल सर्विसेज परिवार से सदस्य हैं। थोड़ा सा मैं आपके 2 मिनट लूँगा, जो कि आपको इंट्रोड्यूस कराना बड़ा ज़रूरी है। स्टूडेंट्स, इस टेस्ट सीरीज में हम आपसे 30 टेस्ट चर्चा करेंगे, जिसमें 20 जो टेस्ट होंगे प्यारे बच्चे, ये जीएस पेपर नंबर 1 से होंगे, जिसमें आपसे पॉलिटी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोलॉजी एंड इन्वायरमेंट और इन सब के अलावा साइंस एंड टेक और अदर करंट अफेयर पर आधारित ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसमें 20 टेस्ट हम आपसे चर्चा करेंगे और ये टेस्ट सीरीज आपको निःशुल्क उपलब्ध कराई जा रही है प्यारे बच्चे। एक और आपका होगा जिसमें हम 10 टेस्ट आपसे चर्चा करेंगे, जिसको जीएस पेपर नंबर 2 कहते हैं। मतलब कि जीएस पेपर नंबर 2 या फिर इसको हम सीसैट के नाम से भी जानते हैं प्यारे बच्चे। किस नाम से जानते हैं? सीसैट के नाम से भी जानते हैं, जिसमें स्टूडेंट्स सबसे ज़्यादा फेलियर होते हैं। सबसे ज़्यादा फेलियर सीसैट में बच्चे होते हैं, सीसैट में। तो इसमें 10 टेस्ट मैं आपसे डिस्कस करूंगा। प्यारे बच्चे, मैं आपको एक और बात बताना चाहता, इस टेस्ट का आपको एक और फ़ायदा है। आप ना केवल इसमें क्लासेस में आकर के आप केवल मॉक दर्शन नहीं बैठते मेरी क्लास में, आपको समय दिया जाता है, आप क्वेश्चन को मेरे साथ पढ़ते हैं और आप क्वेश्चन को अटैम्प्ट करते हैं। आपको 2 काम करने हैं स्टूडेंट्स, जो उनका आपको बेटर लगे उसको आप कर दीजिएगा। देखिए, पहला है कि जब आप इस क्लासेस को देख रहे हैं और अपने पास में एक 4A साइज की कॉपी रखें। जी हाँ, एक पेन और पेपर आपके पास में होना चाहिए, जिसमें आप क्या करेंगे, जैसे मान लीजिए एक तरफ इधर लिख देंगे क्वेश्चन और इधर लिख देंगे आंसर, ठीक है। और ऐसे आप लाइन बना लेंगे, नहीं तो लाइन भी नहीं बनाएंगे। अगर रफ पेपर है या प्लान है तो तब बना ले, नहीं तो आपको क्या करना है, जैसे मान लो क्वेश्चन नंबर 1 है तो ए का क्या लगाया आपने, बी, और जब मैं बता रहा हूं तो उसका ऐसे करके बताइएगा कि सी निकला या फिर डी निकला या फिर ए निकला, ठीक है। आप गलत थे या सही थे। वैसे ही क्वेश्चन नंबर 2 का क्या है, आपने लगाया सी, अब उसका राइट आंसर भी सी, ठीक है, तो उसको गलत किया। तो ऐसे भी आपको कर लेना है, पहला। दूसरा, नहीं तो आप क्या करेंगे, कमेंट्स बॉक्स में इसका आंसर आवश्यक रूप से बताने का प्रयास कीजिएगा। स्टूडेंट्स, इससे आपको क्वेश्चन अटेम्प्ट करेंगे और उसके साथ साथ आपको ये महसूस होगा, बल्कि रियलाइज होगा कि मैं खास तौर पर न केवल मिस्टर कुमार सर क्वेश्चन पेपर को करवा रहे हैं, बल्कि मैं सेल्फ भी अपने स्तर पर कर रहा हूं, पहला बात। दूसरा पॉइंट यहां पर बच्चे ये है कि जब आप या तो क्या करेंगे, क्वेश्चन का आंसर आप कमेंट्स करेंगे, या तो आप कमेंट्स करेंगे तो वहां पर आप देखें कि गलत है कि सही, ठीक है, तो उस चीज को भी देखें। स्टूडेंट्स, इस क्लासेस का आपको एक और फायदा होगा, आपके न केवल हम यहां पर क्वेश्चन आंसर आपसे देखेंगे, बल्कि क्वेश्चन का आंसर के अनुसार पूर्ण रूप से हम डिस्कस करने का भी प्रयास करेंगे। क्या करेंगे? हम आपसे डिस्कस करेंगे। स्पष्ट हुआ? और मैं आपको एक और बात बताना चाहता, यह टेस्ट सीरीज निःशुल्क होगी, आपको सारे टेस्ट उपलब्ध कराए जाएंगे। आपको मेरे पे बिलीव है और मैं इस बात को तथ्यों के साथ में कह सकता हूं कि जिसमें भी कोई सीरीज स्टार्ट करता हूं तो उस सीरीज को पूर्ण रूप से करने का प्रयास करता हूं, ठीक है।
तो चलिए समय न गवाते हुए आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चन को देखने का प्रयास करते हैं। परंतु मैं आपको बता दूं, ये टेस्ट नंबर आपका पहला है, जैसा कि आपको दिख रहा है, और पहला टेस्ट आपका थंबनेल में आपको दिखा है पॉलिटी से संबंधित है। जी हाँ, जिसमें पॉलिटी से क्वेश्चन पूछे जाएंगे और 30% आपका टेस्ट, कितने परसेंट बच्चे, 30% आपका टेस्ट करंट अफेयर पर आधारित होता है। ठीक है, जो बिगिनर स्टूडेंट्स हैं उनको बता दें कि 2 घंटे आपको टाइमिंग मिलता है और पूर्णांक इसमें 200 का होता है। 100 क्वेश्चन प्यारे बच्चे, 100 क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं, पर क्वेश्चन आपको 2 मार्क्स का होता है, 2 मार्क्स का। ठीक है, तो चलिए समय न गवाते हुए क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और पहला क्वेश्चन देखते हैं। हालांकि हमने क्वेश्चन आपसे 25 क्वेश्चन तक आपसे क्लास डिस्कस कर ली है, तो यदि किसी भी स्टूडेंट्स ने जिसने अभी तक वो क्लास नहीं देखी है जिसमें हमने आपसे 25 क्वेश्चन किए थे, ठीक है, तो उस क्लास को आवश्यक रूप से देखिएगा। चलिए आज की क्लासेस में हम 26 क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे, क्योंकि हमने बाकी के क्वेश्चन कर लिए थे। स्पष्ट है कि नहीं? आइए देखते हैं क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है और इसका आंसर क्या हो सकता है। आई होप आपको क्वेश्चन 26 विजिबल हो रहा है। 1 सेकेंड रुकिएगा। देखिए स्टूडेंट, आपको पूरा क्वेश्चन हो रहा है, क्योंकि मैं इसको जूम कर रहा हूं तो इसके ऑप्शंस प्यारे बच्चे क्या हो रहे हैं, इसके ऑप्शंस आप देख रहे हैं, ऑप्शंस नहीं दिख पा रहे हैं, तो इसलिए मैं चाहता हूं कि ऑप्शंस भी आपको दिखे और क्वेश्चन भी आपको दिखे। ठीक है, चलिए, तो इसलिए थोड़ा कम जूम रहने देते हैं इसको। अब देखिए क्वेश्चन पर आते हैं। आप कहेंगे टीचर है तो क्या बोले जा रहे हैं, आइए बोल रही रहे, क्वेश्चन को लेते हैं। क्वेश्चन में पूछा जा रहा है, भारत में न्यायिक समीक्षा के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा या से कथन सही है। देखो क्या पूछा गया है, न्यायिक समीक्षा, इसको जुडिशियल रिव्यू बोलते हैं। ठीक है, अब 4 स्टेटमेंट है, देखना। एलिमेंट मेथड लगाएंगे, कौन सा सही है, ये सारी चीजें पूछी जा रही है। पहला स्टेटमेंट क्या है, आपसे पूछा जा रहा है पहले स्टेटमेंट पे, न्यायिक समीक्षा भारतीय संविधान में उल्लिखित एक स्पष्ट प्रावधान है। ये आपसे पूछ रहा है, स्पष्ट कहां पर, संविधान में। दूसरा, न्यायपालिका उन कानूनों को रद्द कर सकती है जो केंद्र और राज्यों के बीच में शक्तियों का पृथक्करण का उल्लंघन करते हैं। कौन कर सकती है, न्यायपालिका। तीसरा, सर्वोच्च न्यायालय कानूनों की समीक्षा तभी कर सकती है जब वे मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करते हों। कब कर सकती है, जब मौलिक अधिकारों का उल्लंघन। चौथा, न्यायिक समीक्षा यह सुनिश्चित करती है कि विधायिका द्वारा पारित कानून संवैधानिक प्रावधानों का पालन करते हैं। नीचे दिए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। आपसे सही पूछा जा रहा है। ऑप्शन नंबर ए केवल 1 और 3, बी केवल 2 और 4, सी 2, 3 और 4, डी 1, 2 और 4। वीडियो को पॉज करें, करेक्ट आंसर बताने का प्रयास करें, दीजिएगा कमेंट्स बॉक्स में जवाब इसका। आई थिंक आपने इसका करेक्ट आंसर दिया होगा। देखिए स्टूडेंट, पहले स्टेटमेंट को समझते हैं। देखो पहला स्टेटमेंट कह रहा है कि जो न्यायिक समीक्षा शब्द है ये भारतीय संविधान के अंदर स्पष्ट रूप से क्या कर दिया गया, उल्लेखित किया गया है। नहीं महोदय, भारतीय संविधान में इस शब्द को स्पष्ट रूप से उल्लेख नहीं किया है, बल्कि न्यायिक समीक्षा की शक्ति विभिन्न संवैधानिक प्रावधानों के रूप में मौलिक अधिकारों के संरक्षण और संघीय प्राणी की शक्तियों के वितरण से और अनुच्छेदों के माध्यम से निहित है, ना कि इसको संविधान के अंदर व्याख्यात किया गया। अब जैसे ही आपने देखा पहला स्टेटमेंट गलत, तो आंसर आपका ए नहीं होगा क्योंकि यहां पर ए है, आंसर डी नहीं होगा क्योंकि यहां पर 1 है। अब या तो आंसर सी है या फिर आंसर बी है। अब स्टूडेंट्स आपको देखो यहां पर आपको ना चौथा पढ़ने की जरूरत है और ना दूसरा पढ़ने की जरूरत है, क्योंकि 2 और 4 बी में भी हैं और 2 और 4 सी में भी। अब 3 पढ़ लीजिएगा। ये कह रहे हैं सर्वोच्च न्यायालय कानूनों की समीक्षा तभी कर सकती है जब वे मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करते हो। ऐसा नहीं है। जैसे कि आप जानते हैं संविधान की जो अनुसूची आप 9 शेड्यूल पढ़ते हैं और उसमें स्पेशल प्रोविजन देके रखा है कि जो स्टेट है अगर वो अमेंडमेंट करके कोई कानून को बनाता है और उसको 9 शेड्यूल में डालता है तो उस पर भी क्या करेगी, जो आपकी सुप्रीम कोर्ट है उस पर न्यायिक समीक्षा कर सकती है। स्पष्ट कि नहीं? तो यहाँ पर केवल यही नहीं है कि अगर आपके फंडामेंटल राइट्स का उल्लंघन हो रहा है तभी वो करेंगे। तो तीसरा स्टेटमेंट क्या है बच्चे, यहाँ पर तीसरा स्टेटमेंट गलत हो जाता है। और जैसे ही तीसरा स्टेटमेंट गलत होगा तो आप देखोगे आपका राइट आंसर निकल आएगा, क्योंकि जो आपका सी है इसके अंदर 3 है, तो आपका सी नहीं, तो करेक्ट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी। किस किस का राइट आया है जरा बताइएगा कमेंट्स बॉक्स में। तो करेक्ट आंसर बी है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। आइए, ये इंग्लिश का है। अब अगर मैं इंग्लिश का भी लूँगा एक साथ तो थोड़ी प्रॉब्लम हो सकती है, तो क्योंकि उसमें टाइम टेकिंग थोड़ा हो जाता है। चलिए देखिएगा, क्वेश्चन है अगला, क्वेश्चन है 27 नंबर। देखिए क्या कह रहे हैं। आई होप आपको क्वेश्चन विजिबल हो रहा है। देखिए,
भारत में न्यायपालिका की संरचना और अधिकार क्षेत्र के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। क्वेश्चन किसके बारे में है? न्यायपालिका। ठीक है, 4 स्टेटमेंट है। पहला, सर्वोच्च न्यायालय के पास मामलों को एक उच्च न्यायालय से दूसरे उच्च न्यायालय में स्थानांतरित करने का अधिकार है। नंबर 2, जिला अदालतें मुख्य रूप से गंभीर आपराधिक अपराधों से संबंधित मामलों की सुनवाई के लिए जिम्मेदार हैं। नंबर 3, उच्च न्यायालयों के पास मौलिक अधिकारों को बहाल करने के लिए रिट जारी करने की शक्ति है। नंबर 4, सर्वोच्च न्यायालय अपने अपीलीय अधिकार क्षेत्र के तहत राज्यों के बीच विवादों की प्रत्यक्ष सुनवाई कर सकती है। उपर्युक्त कथनों में से कौन सा या फिर से सही है या फिर है? ऑप्शन नंबर ए केवल 1 और 3, बी 2, 3 और 4, सी 1, 2 और 3, डी 1, 2 और 4। वीडियो को पॉज करें, करेक्ट आंसर बताने का प्रयास करें। आई होप आपने इसका राइट आंसर बताया होगा। चलिए आइए एक एक करके बात करते हैं। देखिए बच्चे, यहां पर पहले स्टेटमेंट में कह रहे हैं कि सर्वोच्च न्यायालय के पास मामलों को एक उच्च न्यायालय से दूसरे उच्च न्यायालय में स्थानांतरित करने की शक्ति निहित है। ये बात एकदम सत्य हो जाती है, क्योंकि यह प्राधिकरण पूरे भारत में न्यायिक प्रणाली की दक्षता को और निष्पक्षता को बनाए रखने के लिए भूमिका सर्वोच्च न्यायालय को दी गई है, मतलब कि सुप्रीम कोर्ट को दी गई है। बात एकदम ठीक है। दूसरा भी ठीक है कि जिला अदालतें मुख्य रूप से गंभीर आपराधिक अपराधों से संबंधित मामलों की सुनवाई के लिए जिम्मेदार हैं। ये बात एकदम क्या है, आपकी तथ्यात्मक सही हो जाती है। ठीक है, चलिए इन सब के अलावा तीसरे स्टेटमेंट ये कह रहे हैं कि उच्च न्यायालयों के पास मौलिक अधिकारों को बहाल करने के लिए रिट जारी करने की शक्ति है। जी हाँ स्टूडेंट्स, अगर आप देखें संविधान का एक आर्टिकल आता है, आर्टिकल आप देखोगे आर्टिकल 226 कहता है कि आप हाई कोर्ट में चले जाइएगा, उसमें क्या करेंगे, रिट जारी करने का अधिकार है। और मैं आपको बता दूं कि हाई कोर्ट न केवल फंडामेंटल राइट्स पर रिट जारी करता है, बल्कि अन्य क्षेत्रों पर भी रिट जारी कर सकता है। कौन? हाई कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट को केवल ये राइट्स है, ये आप ध्यान रखना। सुप्रीम कोर्ट आर्टिकल 32 के तहत ओनली वर्ड में लगा रहा हूं, ओनली फंडामेंटल राइट्स पर ही क्या करेगा, ये आपकी रिट जारी करेगा। जबकि जो हाई कोर्ट है इसको दोनों जगह, मतलब कि केवल फंडामेंटल राइट्स के अलावा अन्य पर भी दिया गया। तो तीसरा स्टेटमेंट भी क्या है आपका, सही हो जाएगा। वहीं अगर बात कर ले चौथे स्टेटमेंट की, तो ये कह रहे हैं सर्वोच्च न्यायालय अपने अपीलीय अधिकार क्षेत्र के तहत राज्यों के बीच विवादों को प्रत्यक्ष सुनवाई कर सकता है। जी नहीं, आपको बता दें कि राज्यों के बीच विवाद सर्वोच्च न्यायालय के मूल अधिकार क्षेत्र में आते हैं और सर्वोच्च न्यायालय के पास ऐसे मामलों का सीधा प्रावधान है। और यहाँ पर क्या करें, अपीलीय नहीं, ये मूल अधिकार क्षेत्र में आते हैं। देखिए मूल अधिकार क्षेत्र में कौन कौन से आते हैं, तो चौथा गलत है, मतलब कि आंसर बी नहीं होगा, आंसर डी नहीं होगा। पहला, दूसरा, तीसरा सही है, तो आंसर इसका ऑप्शन नंबर सी होगा, 1, 2 और 3। देखो ये जो यहाँ पर दे रहे हैं कि जब भी राज्यों के बीच में विवाद होता है, देखो एक सिचुएशन बनती है, मैं आपको कंडीशन देता हूँ। जैसे होता क्या है, सेंट्रल वर्सेस स्टेट, समझना, सेंट्रल वर्सेस स्टेट, सेंट्रल वर्सेस स्टेट प्लस स्टेट। एक और सिचुएशन बनती है स्टेट वर्सेस स्टेट। ऐसी स्थिति में ये क्या है, इसके मूल अधिकारिक क्षेत्र के अंतर्गत आती हैं सुप्रीम कोर्ट के, और ऐसी स्थिति में ये क्या कर सकते हैं, ये आप सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटा सकते हैं जो स्टेट। ठीक है, मतलब कि राज्य राज्यों के बीच में और संघ और राज्यों के बीच में, संघ और राज्य राज्यों के बीच में अगर ऐसा कुछ होता है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट, बड़े बड़े क्वेश्चन पूछे गए प्यारे बच्चे, बड़े बड़े लंबे क्वेश्चन दिए देखिए टेस्ट में भी इन्होंने, बहुत बड़े क्वेश्चन है ना। आइए, कोई दिक्कत नहीं है, आपको क्वेश्चन विजिबल हो रहा है विद ऑप्शंस के साथ में। ठीक है, चलिए देखिए क्वेश्चन क्या है। भारत में न्यायिक सक्रियता, अब जुडिशरी एक्टिज्म के बारे में, एक्टिविज्म के बारे में आपसे पूछ रहा है। ठीक है, न्यायिक सक्रियता के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही हैं। अब देखिए 4 स्टेटमेंट है। पहला, जनहित याचिका जिसको बोलते हैं पब्लिक लिटिगेशन, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन, उन व्यक्तियों को अनुमति देती है जो प्रत्यक्ष तौर पर पीड़ित नहीं है, उन लोगों की ओर से मामले दर्ज कराने की अनुमति देते हैं जिनके अधिकारों का उल्लंघन किया जाता है। नंबर 2, न्यायिक सक्रियता न्यायपालिका को प्रतिबंधों के बिना विधायिका और कार्यपालिका के कार्यों में हस्तक्षेप करने की अनुमति देती है। नंबर 3, भारत में न्यायिक सक्रियता
ने मौलिक अधिकारों को उनके पारंपरिक दायरे से परे विस्तारित किया है। नंबर 4, जनहित याचिका के मामले में समाचार पत्रों की रिपोर्टों या फिर संबंधित नागरिकों द्वारा न्यायालय में भेजे गए पत्रों पर आधारित हो सकते हैं। नीचे दिए कोड का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए और उसका चयन कीजिए। ऑप्शन नंबर ए 1, 3 और 4, बी केवल 1 और 2, सी केवल 2 और 4, डी 1, 2, 3 और 4। वीडियो को पॉज करें, करेक्ट आंसर बताने का प्रयास करें। आई होप आपने इसका राइट आंसर दिया होगा। चलिए देखिए, पहला जो स्टेटमेंट है, अगर हम इसकी बात कर ले तो पहला स्टेटमेंट एकदम स्पष्ट रूप से क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा, जो कि आपका पहला वाला सही है कि पीएलआई जो है पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन आप भी करवा सकते हैं, मैं भी करवा सकता हूं, अगर XYZ किसी पर्सन पर केसेस या कुछ ऐसे उसके फंडामेंटल या मौलिक अधिकारों का उल्लंघन होता है तब। ठीक है, दूसरा आप देखोगे ये गलत हो जाएगा बच्चे। दूसरा इसलिए गलत है, अगर आप इस चीज को देखें, यहां पर कह रहे हैं न्यायिक सक्रियता न्यायपालिका को प्रतिबंधों के बिना विधायिका और कार्यपालिका के कार्यों में हस्तक्षेप करने की अनुमति नहीं, ये हस्तक्षेप करने की अनुमति नहीं देता है। ठीक है, जबकि न्यायिक सक्रियता न्यायपालिका को सरकार की अन्य शाखाओं के कार्यों में अतिक्रमण करने की अनियंत्रित शक्ति प्रदान नहीं करती है। यह एक संवैधानिक सीमाओं के भीतर संचालित, हालांकि यह कभी कभी ऐसे अंतर या फिर धुंधला हो सकता है, मतलब कि एक तरीके से लिमिटेड कुछ डायरेक्शन यहां पर मिलेंगे आपको। ऐसा नहीं है कि अगर जुडिशरी एक्टिविज्म है तो उसके सारे केसेस हो जाएंगे, ऐसा नहीं है। ठीक है, तो दूसरा स्टेटमेंट क्या है बच्चे, आपका गलत हो जाएगा। और जैसे ही दूसरा स्टेटमेंट गलत है तो देखिए जहां पर 2 है वो आंसर ही नहीं होगा, मतलब कि आप देखोगे बी आंसर नहीं होगा, डी नहीं होगा और सी नहीं होगा, फिर बचाता ही क्या है, ऑप्शन नंबर ए 1, 3 और 4। तीसरा एकदम सही है, भारत में न्यायिक सक्रियता के मौलिक अधिकारों को उनके पारंपरिक दायरे से परे विस्तारित किया गया है। चौथा भी ठीक है, जनहित याचिका के मामले में समाचार पत्रों की रिपोर्टों या फिर संबंधित नागरिकों द्वारा न्यायालय को भेजे गए पत्रों पर आधारित हो सकते हैं, इसमें एक संभावना बताई गई है, ये भी बात ठीक है। तो आंसर क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, मतलब कि ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, 1, 3 और 4। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अब देखिए यहां पर आपको क्वेश्चन आई होप विजुअल हो रहा है, मैंने थोड़ा जूम कर दिया है, आई होप आपको चीज़ें विजुअल दिख रही होंगी। आइए देखते हैं जरा, 1 सेकेंड रुकिएगा, थोड़ा ज़्यादा हो गया बस। ये देखिए स्टूडेंट्स, आपको कथन कारण वाला क्वेश्चन क्या है यहाँ पर दिख रहा है। कौन सा क्वेश्चन दिख रहा है बच्चे, कथन कारण वाला आपको क्वेश्चन आई होप दिख रहा है। अब देखिए क्वेश्चन क्या है, जरा इस चीज को थोड़ा समझना है। आइए देखो कथन कारण क्वेश्चन क्या है, ये कह रहे हैं कि अभिकथन ए में कह रहे हैं राज्य निर्वाचन आयोग स्टेट इलेक्शन कमीशन 73वें और 74वें संवैधानिक संशोधनों के तहत ग्रामीण व शहरी दोनों स्थानीय निकायों के चुनावों की निगरानी करता है। कारण है क्योंकि, जब आप कारण पढ़ते हैं स्टूडेंट्स, इसको पढ़ने के लिए आप बिकॉज लगा देंगे या फिर क्योंकि लगा देंगे, हिंदी वाले, ठीक है, इंग्लिश वाले बिकॉज लगा देंगे या फिर क्योंकि लगाकर भी आप इसको पढ़ेंगे। ठीक है, क्योंकि स्टेट इलेक्शन कमीशन मतलब राज्य निर्वाचन आयोग भारत के चुनाव आयोग से स्वतंत्र है और इसे पंचायती राज संस्थाओं तथा शहरी स्थानीय निकायों के चुनावों की देखरेख का काम सौंपा गया। अब ये आपसे क्या है क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, आइए अब देखते हैं इसको लेकर के क्या क्या ऑप्शंस देके इन्होंने रखे हैं। ठीक है, ऑप्शन की तरफ बढ़ते हैं। देखिए ऑप्शन क्या है, आइए ऑप्शंस की तरफ लेके चलता हूं आपको। देखिए ऑप्शंस क्या है, कूट दे के रखे हैं। एक में कह रहे हैं ए में ए और आर दोनों सत्य हैं तथा आर ए की सही व्याख्या करता है। बी ए आर दोनों सत्य हैं किंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं करता है। सी में कह रहे हैं कि ए सही है किंतु आर सही नहीं है। डी ए सही नहीं है किंतु आर सही है। वीडियो को पॉज करें, करेक्ट आंसर बताएं। आई होप आपने इसका राइट आंसर दिया होगा बच्चे। इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, ए और आर दोनों सत्य हैं परंतु ए आर दोनों सत्य हैं और आर जो है ए का सही व्याख्या भी करता है। आपको बता दें कि जब आपका 73वां और 74वां जब कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट किया गया था तो इसके कई मूलभूत सिद्धांत रखे गए, जिसमें आप देखोगे दो संस्थाओं को, जैसे 73वें संविधान संशोधन के माध्यम से आप देखोगे पंचायती राज को जोड़ा गया था, वही 74वें संविधान संशोधन के माध्यम से म्युनिसिपैलिटी को जोड़ा गया था। इट्स क्लियर है नो। तो इनके चुनाव जो करवाता है वो कौन करवाता है, वो स्टेट इलेक्शन कमीशन ही करवाता है। ठीक है,
तो इसलिए इसका क्या हो जाएगा, दोनों बातें आपकी सही हैं। ठीक है, चलिए तो राइट आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो मैं जूम थोड़ा कम कर लेता हूं क्योंकि क्वेश्चन की डिमांड है कि जूम कम किया जाए। वन सेकेंड, क्योंकि बच्चों को पूरा क्वेश्चन दिखना चाहिए ना, और विद ऑप्शंस भी दिखने चाहिए। चलिए आई होप आपको क्वेश्चन भी दिख रहा होगा। देखिए बच्चे है क्या, और कर लेते हैं। आइए देखिए क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन को पढ़िएगा। क्वेश्चन नंबर 30 मतलब 30 नंबर क्वेश्चन आपको विजिबल हो रहा है। देखिए क्वेश्चन क्या है स्टूडेंट्स, 30 नंबर अगर क्वेश्चन की बात कर लें तो ये कह रहे हैं संविधान संशोधन प्रक्रिया में राष्ट्रपति की भूमिका के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। मतलब कि कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के बारे में आपसे पूछा जा रहा है और राष्ट्रपति की क्या प्रक्रिया है उसके बारे में। देखो 3 स्टेटमेंट है। पहला, संसद द्वारा पारित किए जाने के बाद राष्ट्रपति संविधान संशोधन विधेयक को ना तो स्वीकृति से रोक सकता है और न ही वापस कर सकता है। ठीक है। नंबर 2, राष्ट्रपति के पास संविधान संशोधन विधेयक को स्वीकृति से देने से पहले विचार विमर्श राय के लिए सर्वोच्च न्यायालय को भेजने की विवेकाधिकार है। मतलब कि ऐसा कर सकता है। नंबर 3 में कह रहे हैं कि संविधान में संशोधन के लिए राष्ट्रपति की मंजूरी आवश्यक है, लेकिन संसद के दोनों सदनों से संशोधन विधेयक पारित होने के बाद उनकी मंजूरी एक औपचारिकता है। उपयुक्त कथनों में से कौन सा या सी सही है या फिर हैं? ऑप्शन नंबर ए केवल 1 और 2, बी केवल 2 और 3, सी केवल 1 और 3, डी 1, 2 और 3। वीडियो को पॉज करें, करेक्ट आंसर बताने का प्रयास करें। आई होप स्टूडेंट्स आपने इसका राइट आंसर दिया होगा। चलिए एक एक करके बात करेंगे। देखिए पहला स्टेटमेंट को देखते हैं। पहला स्टेटमेंट है कि संसद द्वारा पारित किए जाने के बाद राष्ट्रपति संविधान संशोधन विधेयक ना तो स्वीकृत कर सकता है और ना ही आप देखोगे उसकी स्वीकृति को दे सकता है। बात एकदम ठीक हो जाती है। संविधान का एक आर्टिकल है सर, संविधान का आर्टिकल है 368 और 368 में ही कहा गया है कि संविधान के अंदर संशोधन किया जा सकता है। इसके लिए 3 बहुमत होता है सर, 50% +1 और उपस्थित का 2/3 सॉरी, ठीक है, कुल का, और राज्यों का 1/2। तो ये विशेष बहुमत है। यहां पर साधारण आ जाएगा और यहां पर विशेष आ जाएगा और यहां पर आधे राज्यों का, ठीक है, किसका आ जाएगा यहां पे, आधे राज्यों का समर्थन। स्पष्ट हो गया। चलिए तो इसलिए पहला वाला जो स्टेटमेंट है आपका बच्चे क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। तो पहला जब स्टेटमेंट सही होता है तो देखिए कौन कौन सा इसमें सही होगा। मैं इसको इरेज कर देता हूं क्योंकि मुझे बच्चों को, अपने स्टूडेंट्स को बिगिनर थोड़े नहीं रहने देता है भाई। मेरा उद्देश्य है कि जो भी इस परिवार से जुड़ रहे हैं उनको पूर्ण रूप से एडवांस लेवल, और उनका वो लेवल कि जब भी वो एग्जाम हॉल में जाएं, जो 25 मई को जाएंगे, तो अपने आप को कंफर्टेबल महसूस करें। ठीक है, मेरा ये लक्ष्य है। मैं वहाँ तक अपने स्टूडेंट्स को लेकर के जाना चाहता हूँ और अच्छा परफॉर्मेंस करवाना चाहता हूँ, रिजल्ट उठाना चाहता हूँ। स्टूडेंट्स आपके लिए मैं सारी चीज़ें कर रहा हूँ, तो आपका दायित्व बनता है, आपकी ये ड्यूटीज़ बनती है कि आप जितना हो सके सपोर्ट करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, दोस्तों को शेयर करें, लाइक करना मत भूलें, कमेंट्स करें कि कैसा आपको कंटेंट्स लगता है, चीज़ें अच्छी लगती हैं कि गलत, आप बताइए। और नहीं पसंद आता है तो डिसलाइक भी करें। आपके लिए सारी चीज़ें ऑप्शंस खुले हुए हैं। ठीक है, देखिए दूसरा स्टेटमेंट है कि राष्ट्रपति के पास संविधान संशोधन विधेयक को स्वीकृत देने से पहले विचार विमर्श की राय और सर्वोच्च न्यायालय को भेजने का विवेकाधिकार नहीं। इस पर कोई विवेकाधिकार नहीं है। यहां पर जो प्रेसिडेंट्स होते हैं इनकी जो पावर है प्यारे बच्चे, इनकी पावर क्या हो जाती है, शून्य हो जाती है। मतलब कि यहां पर कोई पावर नहीं होती है। तो दूसरा स्टेटमेंट क्या हो जाएगा आपका, गलत हो जाएगा बच्चे। अब जैसे ही दूसरा स्टेटमेंट गलत हो गया तो आप देख लीजिएगा, आपका आंसर ए नहीं होगा, आंसर आपका बी नहीं होगा और आंसर आपका डी नहीं होगा, बस आंसर आपका सी होगा। दैट्स इट। आपको तीसरे में कंफ्यूज है ना कि संविधान में संशोधन के लिए राष्ट्रपति की मंजूरी आवश्यक है। बिल्कुल सही बात है, वहां पर उनकी राय ली जानी चाहिए, लेकिन अति आवश्यक नहीं है। ठीक है, महत्वपूर्ण नहीं है। लेकिन यहां पर देखो कितना इजी किया गया, लेकिन संसद के दोनों सदनों से संशोधन विधेयक पारित होने के बाद उनकी मंजूरी एक औपचारिकता है। बात एकदम ठीक है, उनको केवल मोहर लगानी है। ठीक है, चलिए तो तीसरा आपका सही हो जाएगा। पहला और तीसरा सही है, मतलब कि आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए एलिमेंट मेथड से आंसर निकल आया था। इतने स्मार्ट हो गए ना आप। चलिए देखिए क्वेश्चन को जान लेते हैं प्यारे बच्चे। क्वेश्चन क्या है, आइए।
देखिए क्वेश्चन अगर हम बात कर लें, क्वेश्चन नंबर 31 नंबर क्या कह रहा है, भारत की संघीय संरचना के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अब क्या पूछ रहा है आपसे, संघीय संरचना के बारे में क्वेश्चन पूछा जा रहा है। किसमें पूछा जा रहा है, संघीय संरचना के बारे में आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है। और यहाँ पर 3 स्टेटमेंट आपको क्या है दे के रखे हैं। देखिए क्या है, पहला, भारत को संविधान में राज्यों के संघ के रूप में जाना जाता है। नंबर 2, केंद्र और राज्यों के बीच शक्तियों का विभाजन 3 सूचियों पर आधारित है, संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची। नंबर 3 है, संविधान संघीय संसद द्वारा राज्य की सीमाओं में एक तरफा परिवर्तन की अनुमति देता है। उपयुक्त कथनों में से कौन सा या से सही है या फिर है? ऑप्शन नंबर ए केवल 1 और 2, बी केवल 2 और 3, सी केवल 1 और 3, डी केवल 2। वीडियो को पॉज करें, करेक्ट आंसर बताने का प्रयास करें। आई होप आपने इसका राइट आंसर दिया होगा। चलिए एक एक करके बात करते हैं। देखिए स्टूडेंट्स, पहला वाला स्टेटमेंट क्या है, ये कह रहे हैं कि भारत को संविधान के अंदर कह रहे हैं राज्यों के संघ के रूप में जाना जाता है। नहीं सर, संविधान का आर्टिकल किस किस स्टूडेंट ने पढ़ा है कमेंट्स करके बताइएगा। आर्टिकल नंबर 1 किसने कंठस्थ है, जिसको पूर्ण रूप से याद है बताइएगा, क्योंकि उसमें साफ साफ कहा गया है कि राज्यों का संघ, अर्थात आप देखोगे ये कहते हैं कि संविधान के अनुच्छेद 1 के तहत भारत को राज्यों का संघ है के रूप में नहीं बल्कि राज्यों को संघ, ठीक है। भारत में आप देखोगे यहाँ पर कह रहे हैं ना राज्यों को संघ के रूप नहीं बल्कि संघ को क्या कर रहे हैं, राज्यों को संघ के रूप में वर्णित करता है, ठीक है। याद रखना, राज्यों को संघ के रूप में नहीं बल्कि राज्यों का संघ के रूप में, ठीक है। और यहाँ पर क्या है, राज्य के संघ के रूप में नहीं, राज्यों का ऐसे बोलना चाहिए था। ये डेफिनेशन आपका, ये जो पॉइंट है ये वाला मैंने कहा ना, वही स्टूडेंट्स इसको कंठस्थ जिसको है वही कर सकता है। तो पहला गलत है। अब जब पहला गलत है तो आंसर ए और आंसर सी नहीं हो सकता। दूसरा स्टेटमेंट क्या है, केंद्र राज्यों के बीच में, बिल्कुल सही बात है। 3 शक्तियां हैं, आप देखोगे समवर्ती सूची, राज्य सूची और संघ सूची, ठीक है। अपशिष्ट जो शक्तियां हैं वो स्पेशली पार्लियामेंट को मिलती हैं। तीसरा भी इसमें सही है, संविधान संघीय आप देखोगे संसद द्वारा राज्य की सीमाओं में एक तरफा परिवर्तन की अनुमति देता है, ये बात भी आपका ठीक है। जैसा कि आर्टिकल आपने 3 पढ़ा होगा, ठीक है, सीमाओं में घटाना बढ़ाना, नाम में परिवर्तन करना, क्षेत्र विस्तार वगैरह वगैरह। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा बच्चे। पहला और दूसरा सही है, दूसरा और तीसरा सही है, पहला इसमें गलत है, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, केवल 2 और 3। नेक्स्ट, अब प्यारे बच्चे ये इंग्लिश का है। अब देखिए, अब मैं क्या करूँगा, अगर यहाँ पर रुकूँ मान लीजिए तो टाइम टेकिंग बहुत हो जाएगा ना, तो उसमें थोड़ी सी चुनौती हो सकती है। बट इंग्लिश वाले स्टूडेंट्स का भी मैं करूँगा, जल्दी ही आपके लिए भी ये सीरीज मिलेगी, आप चिंता ना करें, मैं जब तक हूँ तो आप चिंता ना करें इस बात का। स्टूडेंट्स देखिए, कथन कारण वाला क्वेश्चन पूछा गया आपसे। क्वेश्चन क्या है आइए जान लेते हैं, स्टेटमेंट बाद में देखेंगे, ऑप्शन सॉरी। आइए देखिए क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। जब 2 स्टेटमेंट और बड़े बड़े, मैं देख रहा हूँ कि टेस्ट में एकदम बड़े बड़े टाइप के क्वेश्चन आपसे पूछे जा रहे हैं, ठीक है। देखिए कथन क्या कह रहे हैं, सांस्कृतिक और भाषाई पहचान को प्रतिबंधित करने के लिए स्वतंत्रता के बाद भारत में भाषाई राज्यों का गठन किया गया था। कथन है 2, भाषाई आधार पर राज्यों के पुनर्गठन से लोगों को अपनी मूल भाषाओं में शासन करने की अनुमति मिली, जिससे सरकार और लोगों के बीच बेहतर संचार सुनिश्चित हुआ। उपयुक्त कथनों में से कौन सा या फिर से कथन सही है या फिर है? अब यहाँ पर आइए देखते हैं क्या क्या ऑप्शंस देके रखे हैं। ऑप्शन ए कहता है कथन 1 और कथन 2 दोनों सही हैं तथा कथन 2 की एक ही सही स्पष्टीकरण व्याख्या करता है। बी में कह रहे हैं कथन 1 और कथन दोनों सही हैं किंतु कथन 2 कथन 1 की सही व्याख्या नहीं करता है। सी में कह रहे हैं कि कथन 1 सही है किंतु कथन दूसरा सही नहीं है। डी, कथन 1 सही नहीं है किंतु कथन दूसरा सही है। देखिए बच्चे, इसमें पहला जो स्टेटमेंट है वही सही हो जाएगा। जैसे कि आपको वाकिफ़ हैं और आप इस बीच को बड़े अच्छे से जानते हैं, उदाहरण भी मैं आपको दूंगा इसका। देखिए, सांस्कृतिक और भाषाई पहचान को प्रतिबंधित करने के लिए स्वतंत्रता के बाद भाषाई राज्यों का गठन किया गया, बिल्कुल सही बात है। और पहला राज्य वर्ष 1953 में आप देखोगे कौन बना था, आंध्र प्रदेश बना था, ठीक है। आंध्र प्रदेश भाषा के आधार पर पहला राज्य बना, ये इसका एक है। उसके अलावा और भी राज्य बने, कई ऐसे छोटे बड़े राज्य बने, ठीक है, ठीक है, और उसमें कई ऐसी चीज़ें बनी, ठीक है।
लेकिन आप देखोगे भाषाई आधार पर राज्यों के पुनर्गठन से लोगों में अपनी मूल भाव जो भाषाओं में शासन करने की अनुमति मिली और जिससे सरकार और लोगों के बीच में बेहतर क्योंकि उनकी भाषा के लोग हो गए प्रशासन में भी और शासन में भी, तो अब चीज़ें क्या थी, स्पष्ट हो सकती थी, पॉलिसी ठीक बन सकती थी, लोगों को न्याय मिल सकता था, जिसको जो चाहिए था, जिसके लिए स्कीम बनाई जाए वो मिल सकती थी। क्योंकि कम्युनिकेशन, देखो लैंग्वेज क्या है स्टूडेंट्स, कभी भी ध्यान रखना। कई मैं देखता हूँ जिस स्टूडेंट से हिंदी आती है, कई मैं बहुत देखता हूँ इस चीज़ को, हिंदी आती है और उससे इंग्लिश मान लीजिए नहीं आती है, उसको हिंदी आती है परंतु इंग्लिश नहीं आती है। मैं कहता हूँ दोनों आनी चाहिए, हिंदी भी आनी चाहिए, इंग्लिश भी, ठीक है, इंडिया के हैं तो आपको इंग्लिश नहीं आ रही है और हिंदी आ रही है, तो कई बच्चे एकदम से ऐसे हो जाते हैं ना, एंजाइटी फील करने लगते हैं। अरे भाई ये लैंग्वेज है, ये कोई सब्जेक्ट नहीं है कि मैथ है कि मुझसे नहीं बन पाएगा, ये लैंग्वेज है स्टूडेंट्स। जैसे आपने हिंदी लैंग्वेज है वैसे ही इंग्लिश भी एक लैंग्वेज है, इसको एक भाषा है ये, ठीक है। कम्युनिकेशन, इसमें कम्युनिकेशन करना होता है, ठीक है। चलिए मैं जैसे वर्ड बोल रहा हूँ कम्युनिकेशन, भाई मैं आपसे कम्युनिकेशन के माध्यम से, क्योंकि मैं कई मिक्सचर शब्द बोल रहा हूँ, कभी इंग्लिश में वर्ड आपके यूज करता हूँ और देन मैं हिंदी भी फिर आपसे यूज करता हूँ। इट्स क्लियर है नो, जैसे ये वर्ड है ये इंग्लिश का, तो इसमें जो राइट आंसर हो जाएगा प्यारे बच्चे, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्योंकि इसमें पहला वाला सही है, कथन एक और कथन दो दोनों सही हैं, तथा कथन दो कथन एक की सही व्याख्या भी करता है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन स्टूडेंट्स, ये क्लास थोड़ी बड़ी होगी क्योंकि मेरा उद्देश्य है कि पूरे जितने भी 75 क्वेश्चन बचे हुए हैं 2 घंटे से ऊपर की क्लास जा सकती है, तो मैं सोच रहा हूँ पूरा टेस्ट आपका कंप्लीट कर दिया जाए, ठीक है। चलिए देखिए जैसा भी होगा, ठीक है, नहीं तो हम क्या करेंगे 50 क्वेश्चन रहने देंगे, फिर एक क्लास में 50 क्वेश्चन ले लेंगे, ठीक है, क्योंकि बड़ी क्लास हो रही है और मैं ऐसे नहीं कर रहा हूँ कि बस क्वेश्चन का आंसर बताया और बस चलो हो गया, ठीक है। मेरा ये उद्देश्य नहीं है स्टूडेंट्स, आपको भटकाना नहीं है, मेरा उद्देश्य ये है कि आप कम करें क्वेश्चन को अटैम्प्ट, ठीक है, लेकिन ठीक से करें। अब देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पर थोड़ी सी प्रॉब्लम आपको हो रही होगी, आई होप क्वेश्चन आपको विजुअल हो रहा है। यहाँ पे ऑप्शंस इन्होंने दूसरी साइड में, ठीक है, पहले क्वेश्चन देख लेते हैं और बड़े बड़े क्वेश्चन हैं। अब बताइएगा इतना बड़ा क्वेश्चन आपको पेपर में मिले तो चक्कर आ जाए, कैसे अटैम्प्ट करें। आइए देखिए कैसे करेंगे। ये कह रहे हैं 74वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 4 स्टेटमेंट है। पहला, इसमें शहरी क्षेत्रों में नगर पालिकाओं की स्थापना का प्रावधान है तथा जनसंख्या के आधार पर उन्हें 3 प्रकारों में वर्गीकृत किया गया। नंबर 2 है, यह सभी नगर पालिकाओं के सदस्यों के लिए प्रत्यक्ष चुनाव का प्रावधान करता है, जबकि नगर पालिकाओं के अध्यक्ष के लिए चुनाव प्रत्यक्ष या फिर अप्रत्यक्ष हो सकते हैं। नंबर 3 में है, प्रत्येक नगर पालिका में आधी सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित होनी चाहिए, जिसमें अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति की महिलाओं के लिए आरक्षण भी सीटें शामिल होंगी। नंबर 4 में है, नगर पालिकाओं को आर्थिक विकास और सामाजिक न्याय के लिए योजनाएं तैयार करने का अधिकार दिया गया है और उन्हें 12वीं अनुसूची में सूचीबद्ध कार्य सौंपे गए हैं। वीडियो को पॉज करें, करेक्ट आंसर बताने का स्टूडेंट्स यहाँ पर आपको प्रयास करना है। आइए ऑप्शंस की तरफ लेके चलता हूँ, ऑप्शंस क्या है उसको भी देख लेते हैं। ऑप्शंस हैं, उपयुक्त तत्वों में से कौन सा या फिर से सही है या फिर है, बताइएगा कौन सा आपको सही है। ऑप्शन नंबर ए कह रहे हैं केवल 1 और 2, बी केवल 2 और 4, सी केवल 1, 2 और 4, डी 1, 2, 3 और 4। वीडियो को पॉज करें, करेक्ट आंसर बताने का प्रयास करें। आई होप आपने इसका राइट आंसर बताया होगा। देखिए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। क्यों हो जाएगा आइए उसको भी जानते हैं, क्यों हो जाएगा उसको भी जानते हैं। मतलब कि 1, 2 और 4, तीसरा क्यों इसमें गलत है उसको भी आइए जानते हैं। देखिए तीसरा किस लिए गलत है बच्चे, यहाँ पर आपसे क्या पूछा गया है, तीसरे को देखिएगा। तीसरा इसलिए गलत है क्योंकि ये इन्होंने इसमें कहा है कि प्रति एक नगर पालिका की आधी सीटें, नहीं महोदय आधी सीटें नहीं, आप देखोगे 1/3 सीटों की बात यहाँ पर होती है। कितनी होती है, 1/3 सीट की बात होती है। 1/3 सीटें क्या होगी, महिलाओं के लिए रिजर्व होंगी। स्पष्ट हुआ कि नहीं, तो इसलिए तीसरा स्टेटमेंट गलत है, ठीक है। चौथा सही है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। आई होप आपको चीज़ें क्या हो गई होंगी, क्लियर समझ में आ रही होंगी। देखिए सर क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 34 नंबर। देखिए, संवैधानिक संशोधन प्रक्रिया में राष्ट्रपति की भूमिका के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ठीक है, राष्ट्रपति की भूमिका है संविधान संशोधन की प्रक्रिया में। अभी लास्ट क्वेश्चन इसी टाइप का किया था। देखिए क्या है, 2 स्टेटमेंट है। पहला,
जब कोई संवैधानिक संशोधन विधेयक संसद के दोनों सदनों द्वारा विशेष बहुमत से पारित किया जाता है और राष्ट्रपति इसके प्रावधान जिसमें वास्तु से असहमत होकर इसे पुनर्विचार के लिए संसद को वापस भेज सकता है। नंबर 2, राष्ट्रपति किसी संवैधानिक संशोधन विधेयक पर सहमति रोक सकता है यदि विधेयक को राज्य विधानसभाओं की अपेक्षा संख्या द्वारा अनुमोदित नहीं किया गया है। निषेध कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। ऑप्शन नंबर ए केवल 1, बी केवल 2, सी 1, 2 और दोनों, डी ना तो 1 नहीं 2। वीडियो को पॉज करें, करेक्ट आंसर बताने का प्रयास करें। ठीक है, आई होप आपने इसका राइट आंसर दिया होगा। देखिए संविधान संशोधन के बारे में पूछ रहा है तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, मतलब कि दोनों इसमें क्या है, सही नहीं है। आइए कैसे देखते हैं। संविधान संशोधन की प्रक्रिया की बात हो रही है बच्चे, जैसे कि मैंने आपको लास्ट क्वेश्चन में बताया था, संविधान के आर्टिकल 368 में बताया गया है कि भारतीय संविधान में क्या हो सकता है, संशोधन किया जा सकता है 368 के तहत। अब इसमें क्या है, जो बिल लाया जाता है ये लोकसभा राज्यसभा दोनों में ला सकते हैं। देखिए इसमें होता है 50% +1 ये होता है आपका साधारण, ठीक है, साधारण होता है, साधारण मेजोरिटी से, ठीक है, 50% +1। वहीं होता है 2/3 ये होता है विशेष बहुमत से, ठीक है, विशेष बहुमत से होता है, ठीक है। उसके बाद होता है 1/2 मतलब कि आधे राज्यों की सहमति, ठीक है, राज्यों की सहमति। तो इस पर ये है। अब इसी में क्या है, आपसे इसको नहीं पूछ रहे हैं, आपसे पूछ रहे हैं राष्ट्रपति। तो राष्ट्रपति की शक्ति क्या हो जाती है बच्चे, 0 हो जाती है। जब भी आप संविधान संशोधन की बात करते हैं तो राष्ट्रपति की पावर जो है वो बहुत कम हो जाती है, 0 हो जाती है। देखिए पहला स्टेटमेंट क्यों गलत है, क्योंकि जब कोई संवैधानिक संशोधन विधेयक संसद के दोनों सदनों द्वारा विशेष बहुमत से पारित किया जाता है और राष्ट्रपति इसके प्रावधान हेतु वस्तु से असहमत होकर इसे पुनर्विचार के लिए संसद को वापस, नहीं सर, राष्ट्रपति को ये आदेश और ये शक्ति ही नहीं दी गई है कि वो संविधान के आर्टिकल 368 के तहत कि उसको वापस कर दे, बल्कि ये शक्ति पार्लियामेंट को दी गई है। तो पहला स्टेटमेंट गलत है। दूसरा इसलिए गलत है, ये कह रहे हैं कि राष्ट्रपति किसी संवैधानिक संशोधन विधेयक पर सहमति रोक सकता है। नहीं सर, वो सहमति नहीं रोकेगा, बल्कि जो प्रेसिडेंट्स है इसको तो इस पर क्या करने पड़ेंगे, अपने हस्ताक्षर करने ही पड़ेंगे, मोहर लगानी पड़ेगी कि मैं सहमत हूं। नहीं, ठीक है, यह विधेयक को राज्य विधानसभाओं की अपेक्षित संख्या अनुमोदित नहीं कर दी। जी नहीं, ये गलत है। तो इसमें जो करेक्ट आंसर है आप देखोगे ऑप्शन नंबर डी भी सॉरी, इसमें दूसरा भी सही नहीं है। तो इसका करेक्ट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर डी, मतलब कि 1 और 2 दोनों इसमें गलत हैं। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। आई होप आपको क्वेश्चन क्या है विजुअल हो रहा होगा। देखिए अब स्टूडेंट्स क्वेश्चन तो विजुअल हो रहा है, बट यहाँ पर ऑप्शंस आपको नहीं दिख रहे होंगे। अब मैं क्या कर सकता हूँ, मैं अगर जूम करता हूँ तो फिर ऑप्शंस चले जाते हैं और ऑप्शंस को दिखाता हूँ, फिर क्वेश्चन बहुत छोटा हो जाता है, ठीक है। तो मेरा उद्देश्य है कि आपको स्टेटमेंट दिख जाए, ऑप्शंस नहीं भी दिखेंगे, बाद में दिख जाएंगे तो हम वहाँ से इसको कर लेंगे। इट्स क्लियर है नो। चलिए देखिए सर, ओ गॉड, आई होप आपको क्वेश्चन दिख रहा है। देखिए क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन है आपका, व्यक्तिवाद और सामाजिक न्याय के प्रति भारतीय संविधान के दृष्टिकोण के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। व्यक्तिवाद और सामाजिक न्याय से क्वेश्चन आया है। 3 स्टेटमेंट है। पहला, भारतीय संविधान व्यक्तिगत स्वतंत्रता का समर्थन करता है, हालांकि सभी परिस्थितियों में व्यक्तिगत अधिकारों पर समुदाय अधिकारित अधिकारों को प्राथमिकता देता है। नंबर 2, संविधान सामाजिक न्याय के उपायों के रूप में सकारात्मक कार्रवाई को सहमति करता है, जिससे यह सुनिश्चित होता है कि ऐतिहासिक रूप से वंचित समुदाय अपने व्यक्तिगत अधिकारों का प्रभावी ढंग से उपाय कर सकें। नंबर 3 है कि भारतीय संविधान का उदारवाद व्यक्तिगत स्वायत्तता के साथ साथ सामूहिक कल्याण पर बल देता है, देकर के शास्त्रीय पश्चिमी उदारवाद से अलग करता है। उपयुक्त कथनों में से कौन सा या फिर से सही है या फिर हैं? ऑप्शन नंबर ए केवल 1, बी केवल 2, बी 2 और 3, सी केवल 1 और 2, डी 1, 2 और 3। वीडियो को पॉज करें, करेक्ट आंसर बताने का प्रयास कीजिएगा। आई होप आपने इसका राइट आंसर दिया होगा। चलिए 35 देखते हैं। देखिए स्टूडेंट्स है क्या इसमें, ऑप्शंस आपने देखा। देखिए अगर हम देखें पहले स्टेटमेंट को पढ़ लेते हैं। देखो पहला स्टेटमेंट क्या कह रहा है, क्योंकि यहाँ पर है सामाजिक न्याय के बारे में, ठीक है। देखो पहला स्टेटमेंट गलत है, क्योंकि भारतीय संविधान व्यक्तिगत स्वतंत्रता का समर्थन करता है, लेकिन सभी परिस्थितियों में व्यक्तिगत अधिकारों पर सामुदायिक आधारित अधिकारों की प्राथमिकता देता है। नहीं महोदय, ऐसा नहीं है।
ये सभी जो वर्ड है सभी परिस्थितियों में नहीं, कुछ परिस्थितियों में, सीमित, लिमिटेड कहीं ना कहीं। आप कहेंगे मेरे को फंडामेंटल राइट्स मिले हुए हैं, तो बाबा फंडामेंटल राइट्स के तहत थोड़ा ही नहीं आप, ये आपको जो फंडामेंटल राइट्स हैं ये भी बच्चे आपको लिमिटेड है। क्यों बच्चे? ठीक है, तो ध्यान में आपको रखना है, इस पर रिस्ट्रिक्शन लगाई जा सकती है कि नहीं। तो पहला स्टेटमेंट आपका गलत है। अब देखो जब पहला स्टेटमेंट आपका गलत है, ठीक है, आइए आप देख लेते हैं। जब आपका पहला गलत हो गया तो कट कर देंगे। तो देखिए पहला कहाँ पर, ए नहीं होगा आंसर, बी नहीं हो, सी नहीं होगा आंसर और डी नहीं होगा। आंसर होगा बी, मतलब कि 2 और 3 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। स्टूडेंट्स मैं तो वास्तव में दंग हुई इस टेस्ट को देख करके, पता नहीं क्यों इन्होंने बनाया ऐसा। भाई 4 स्टेटमेंट्स आप पूछ रहे हैं एस्पिरेंट से, और इतने इतने बड़े तगड़े स्टेटमेंट आप बना रहे हैं। क्वेश्चन का लेवल मैं देख रहा हूँ, ठीक है, समझ लीजिएगा बच्चे, पॉलिटी में क्वेश्चन देख रहे हो। चलिए आइए 36 नंबर क्वेश्चन है। 73वें और 74वें संविधान संशोधनों के अनुसार राज्य वित्त आयोग स्टेट फाइनेंस कमीशन की भूमिका के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अब 4 स्टेटमेंट है। पहला, राज्य वित्त आयोग राज्य सरकार और पंचायतों के साथ साथ नगर पालिकाओं के बीच में कर राजस्व के वितरण के सिद्धांतों की सिफारिश करता है। कर राजस्व। नंबर 2, राज्य वित्त आयोग को स्थानीय सरकारों की वित्तीय स्थिति की समीक्षा करने और उनकी वित्तीय स्वायत्तता में सुधार के उपायों की सिफारिश करने का अधिकार है। नंबर 3, राज्य वित्त आयोग की सिफारिशें राज्य सरकार के लिए बाध्यकारी हैं और उन्हें एक निर्दिष्ट समय सीमा के लिए लागू किया जाना चाहिए। नंबर 4, राज्य वित्त आयोग केंद्रीय वित्त आयोग की तरह हर 5 वर्ष में राज्य विधानमंडल को अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करता है। अब पूछा गया है आपसे उपयुक्त कथनों में से कौन सा या से कथन सही है। ऑप्शन नंबर ए केवल 1 और 2, बी केवल 2 और 3, सी केवल 1, 2 और 4, डी केवल 1, 3 और 4। वीडियो को पॉज करें, करेक्ट आंसर बताने का प्रयास करें। आई होप आपने इसका राइट आंसर दिया होगा। चलिए आइए देखते हैं इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। देखिए स्टूडेंट्स, देखिए तीसरा स्टेटमेंट है, ये कह रहे हैं कि राज्य वित्त आयोग की सिफारिशें राज्य सरकार के लिए बाध्यकारी होती है। नहीं सर, ये बाध्यकारी नहीं होती हैं, तो इसलिए आपका तीसरा स्टेटमेंट जो है वो गलत हो जाएगा। मतलब कि राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी नहीं होगा और डी नहीं होगा, या तो आंसर सी होगा या फिर ए होगा। अब देखो यहाँ पर 1 और 2 दोनों सही है, क्योंकि यहाँ पर भी 1 है, यहाँ पर भी 1 है, ए में भी और सी में भी, ठीक है, दोनों में। तो चौथे को पढ़ लेते हैं। चौथा स्टेटमेंट आपको बता देगा कि सही है या नहीं। ये कह रहे हैं कि राज्य वित्त आयोग केंद्रीय वित्त आयोग की तरह हर 5 वर्ष में राज्य विधानमंडल को अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करता है। मतलब कि क्या होया और क्या पाया, उसकी रिपोर्ट की बात यहाँ पर की जाती है। आई होप आप इस चीज़ को समझ गए होंगे। तो इसका जो करेक्ट आंसर है, चौथा भी स्टेटमेंट सही है, पहला, दूसरा, तीसरा। तीसरा गलत है, चौथा सही है, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, पहला, दूसरा और चौथा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट स्टूडेंट्स, क्वेश्चन इतने बड़े क्यों आ रहे हैं? चलिए कोई दिक्कत नहीं है, बिगिनर स्टूडेंट्स हैं और अच्छे से मैं आपका वो थॉट्स डेवलप कर दूंगा। ये तो कुछ क्वेश्चन नहीं है, कितने भी बड़े क्वेश्चन आपको मिले, चाहे टेस्ट में हो चाहे कहीं भी, आप उसका आंसर दोगे ही दोगे, ठीक है। और ये पॉलिटी नहीं, हर एक सेक्टर में आपका वो बिल्डअप करा दूंगा मैं। केवल आंसर नहीं, मैं आपसे वो सटीक विश्लेषण करने का प्रयास कर रहा हूँ। देखिए क्वेश्चन क्या है, भारत में न्यायाधीशों को हटाने। देखो स्टूडेंट्स, मेरी तरफ से ये क्वेश्चन आउट है, मुझे बोलना नहीं चाहिए, बट मेरी तरफ से ये क्वेश्चन आउट है। ये क्वेश्चन आ सकता है क्योंकि लास्ट ईयर्स भी ये करंट अफेयर में रहा है और इस बार भी करंट अफेयर में रहा है, ठीक है। चलिए, और कई स्टेट में चुनाव भी हैं, हो रहे हैं, चल रहे हैं, तो ध्यान में आपको रखना है, ठीक है। और ये बहुत गर्मा गर्म मुद्दा भी रहा है। देखो न्यायाधीशों को, जैसे कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया अभी वर्तमान में कौन बने हैं बताइएगा कमेंट्स बॉक्स में, ठीक है। भारत के 51 नंबर के चीफ जस्टिस मतलब कि सीजेआई कौन है, कमेंट्स बॉक्स में बताना है बच्चे आपको, ठीक है। बताइएगा इसका कौन है, सीजेआई कौन है, बताइएगा। चलिए क्वेश्चन को समझ लेते हैं क्या है। ये कह रहे हैं कि भारत में न्यायाधीशों को हटाए जाने के संदर्भ में निम्नलिखित तथ्यों पर विचार कीजिए। 3 स्टेटमेंट में, पहला, एक न्यायाधीश को साबित कदाचार, अक्षमता या फिर सार्वजनिक विश्वास में कमी के आधार पर पद से हटाया जा सकता है। नंबर 2, किसी न्यायाधीश को हटाने के प्रस्ताव को संसद में प्रस्तुत किए जाने से पहले लोकसभा में कम से कम 100 सदस्यों, राज्यसभा में 50 सदस्यों के हस्ताक्षर होने चाहिए। नंबर 3, किसी न्यायाधीश को हटाने के लिए प्रत्येक सदन में कुल सदस्यता का
सदस्यता के बहुमत के अतिरिक्त उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों का 2/3 बहुमत की आवश्यकता होती है। पूछा जा रहा है आपसे उपर्युक्त कथनों में से कौन सा या से सही है या फिर है। ऑप्शन नंबर ए केवल 1 और 2, बी केवल 2 और 3, सी केवल 1 और 3, डी केवल 1, 2 और 3। वीडियो को पॉज करें, करेक्ट आंसर बताने का प्रयास करें। आई होप आपने इसका राइट आंसर दिया होगा। चलिए एक एक करके बात करेंगे। प्यारे बच्चे, आपसे क्या पूछा जा रहा है, पहले स्टेटमेंट को जरा समझिएगा। देखिए पहले स्टेटमेंट में कह रहे हैं ये कि एक न्यायाधीश को साबित कदाचार, अक्षमता और सार्वजनिक विश्वास में कमी के आधार पर पद से हटाया जा सकता है। नहीं महोदय, संविधान का आर्टिकल आप देखोगे, संविधान का आर्टिकल 124(4), आई थिंक आपने ये आर्टिकल जरूर पढ़ा होगा। थोड़ी थिकनेस इसकी क्या कर लेता हूँ, कम कर लेता हूँ मैं, एक सेकेंड रुकिएगा। देखिए बच्चे, आपने आर्टिकल 124(4) पढ़ा है। वो साफ साफ कहता है कि न्यायाधीशों को केवल संविधान के अनुच्छेद 124(4) के तहत साबित कदाचार या अक्षमता के आधार पर हटाया जा सकता है, सार्वजनिक विश्वास में कमी के आधार पर नहीं। और यहां पर क्या है, सार्वजनिक विश्वास। ठीक है, तो ये जो टर्म है, ये जो शब्द है, ये गलत है। और जैसे ही एक आपका गलत हो गया बच्चे, तो आप इस बात को जानते हैं, जहां पर एक है वो घट जाएगा, मतलब कि आंसर ए नहीं होगा, सी नहीं होगा और डी नहीं होगा, क्योंकि इन तीनों में ए है। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी आपको देखने के लिए मिलेगा। इट्स क्लियर है नो? तो बी आपको देखने के लिए मिलेगा, मतलब कि 2 और 3। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए सर, क्वेश्चन क्या है, थोड़ा जूम कर लेते हैं ताकि आपको चीज़ें थोड़ी सी विजिबिलिटी अच्छे से हो सके क्वेश्चन की। हाँ, ये थोड़ा सा इस टाइप के क्वेश्चन होने चाहिए, बच्चे को थोड़ा इजी हो जाता है, ठीक है, अटेम्प्ट करने में। और फुल क्वेश्चन अब आपको ये दिख रहा होगा। 38 नंबर, जेनोसाइड्स कन्वेंशन 1948 के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। किसमें पूछा है, जेनोसाइड कन्वेंशन। 3 स्टेटमेंट है। पहला, यह संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा अपनाई गई पहली मताधिकार संधि थी। नंबर 2, जेनोसाइड्स एक ऐसा अपराध है जो युद्ध काल और शांति दोनों समय हो सकता है। नंबर 3, भारत इस अभिसमय का हिस्सा नहीं है। उपयुक्त कथनों में से कौन सा या फिर ये से सही है या फिर है। ऑप्शन नंबर ए केवल 1 और 2, बी केवल 1 और 3, सी केवल 2 और 3, डी 1, 2 और 3। वीडियो को पॉज करें, करेक्ट आंसर बताने का प्रयास करें। आई होप आपने इसका राइट आंसर दिया होगा। चलिए एक एक करके बात करते हैं। देखो, पहला स्टेटमेंट एकदम क्या बच्चे करेक्ट है कि यह संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा अपनाई गई पहली मानवाधिकार संधि है, ये इसमें कोई दो राय नहीं है। ठीक है, और मैं आपको बता दूं कि दूसरा स्टेटमेंट भी इसमें सही हो जाएगा, क्योंकि जेनोसाइड एक ऐसा अपराध है जो युद्ध काल और शांति दोनों में हो सकता है। ठीक है, इसको ध्यान में आपको रखना है। स्पष्ट हुआ कि नहीं? वहीं तीसरा स्टेटमेंट आपका गलत है, ये कह रहे हैं कि भारत इस अभिसमय का हिस्सा नहीं है। आपको बता दें कि जेनोसाइड्स कन्वेंशन एक हस्ताक्षर करता है और भारत ने 1949 में इस संधि पर हस्ताक्षर की थी। तो भारत इसका हिस्सा, ये कह रहे हैं नहीं है, ऐसा नहीं है, भारत इसका हिस्सा है। ठीक है, तो भारत इसका हिस्सा है। तो तीसरा स्टेटमेंट गलत है। अब जहां 3 है कट कर दो, मतलब कि बी आंसर नहीं है, डी आंसर नहीं है और सी नहीं है। तो राइट आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर ए 1 और 2 दोनों। ठीक है, इसका राइट आंसर हो जाएगा। और मैं एक और बात आपको बताना चाहता, भारत 1949 में इसका हस्ताक्षरकर्ता बनता है। कब बनता है? 1949 में। ठीक है, आइए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। फिर से स्टूडेंट्स अब आपके लिए, ठीक है, जूम थोड़ा कम करना पड़ेगा क्योंकि क्वेश्चन इतना बड़ा दे रखे हैं। मुझे लगता है कि जिसने भी ये टेस्ट सीरीज बनाई है थोड़ा सा कठिनाई इसमें करती है। इतने स्टेटमेंट दिए और बड़े बड़े स्टेटमेंट पूरे छाप दिए हैं। ठीक है, थोड़ा सा है ना, थोड़ा सा रिस्की है, बट घबराने की ज़रूरत नहीं है आपको, मैं हूँ आपके साथ में, पूरा मैं टेस्ट सोल्व करूँगा। ठीक है, चलिए ऑप्शंस थोड़े बाद में देख लेंगे हमें ना, तो पहले क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन क्या है, देखिए क्वेश्चन क्या है। लोकतंत्र में संविधान की प्राथमिक भूमिका के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। मतलब कि संविधान की क्या भूमिका है। ठीक है, 4 स्टेटमेंट है। पहला, संविधान मुख्य रूप से सरकार के कामकाज के लिए एक रूपरेखा प्रदान करता है, लेकिन इसका उद्देश्य नागरिकों के मौलिक अधिकारों का संरक्षण करना नहीं है। नंबर 2, एक औपचारिक प्रक्रिया का पालन किए बिना एक संविधान को मनमाने ढंग से संशोधित किया जा सकता है, क्योंकि यह केवल नमनीय दिशा निर्देशों
के एक सेट के रूप में कार्य करता है। किसमें? केवल नम्य है, एक्सट्रीम वर्ड है और केवल नम्य है। भारतीय संविधान कैसा है? लचीला और कठोर संविधान है, मतलब कि सॉफ्ट और हार्ड कॉन्स्टिट्यूशन है। तीसरा है कि संविधान शक्तियों का पृथक्करण सुनिश्चित करता है तथा संभावित सरकारी अतिक्रमण से नागरिकों की स्वतंत्रता का संरक्षण करता है। गुड। यह स्वयं को प्रतिक्रियात्मक शासन की विशेषताओं तक सीमित रखता है तथा मुख्य रूप से निर्वाचन प्रणाली को निर्दिष्ट करता है। अब आपसे पूछा गया है उपयुक्त कथनों में से कौन सा विशेष सही है या फिर है। ऑप्शन नंबर ए केवल 1 और 2, बी केवल 3, सी केवल 1, 2 और 4, डी केवल 2 और 4। वीडियो को पॉज करें, करेक्ट आंसर बताने का प्रयास करें। आई होप आपने इसका राइट आंसर दिया होगा। चलिए एक एक करके बात करते हैं। देखिए पहला स्टेटमेंट को समझते हैं बच्चे, क्वेश्चन पे आते हैं और पहला स्टेटमेंट समझते हैं। ये कह रहे हैं कि संविधान सरकार के कामकाज के लिए एक रूपरेखा प्रदान करता है, लेकिन इसका उद्देश्य नागरिकों के मौलिक अधिकारों का संरक्षण। गलत है सर। संविधान का आर्टिकल जो आपका 32 है वो क्या कह रहा है? आर्टिकल 226 है वो क्या कह रहा है? ये आप देखोगे दोनों, ये सुप्रीम कोर्ट की बात करता है 32 और हाई कोर्ट की बात करता है 226। ये क्या कह रहे हैं? ये कह रहे हैं अगर आपके फंडामेंटल राइट्स का उल्लंघन होता है तो आप आइए, और ये पावर कौन देता है? आपका संविधान देता है। भाई जो आपकी कोर्ट है, जजेस को पावर कौन देता है? संविधान देता है। तो पहला गलत हो गया। अब पहला गलत जैसे हो गया, अब देखिए आप आंसर की तरफ बढ़िए। पहला गलत कहाँ है? आंसर ए नहीं होगा, आंसर सी नहीं होगा। अब या तो आंसर आपका देख लो, चौथा देख लीजिएगा, यहीं से निकाल देंगे। यह स्वयं को प्रतिक्रियात्मक शासन की विशेषताओं तक सीमित करता है तथा मुख्य रूप से निर्वाचन प्रणाली को निर्दिष्ट करता है। नहीं, ये भी गलत है चौथा। अब देखो इसमें दूसरा भी गलत है बच्चे। क्यों गलत है उसको भी जरा समझिए। एक औपचारिक प्रक्रिया का पालन किए बिना संविधान को संशोधन मनमाने ढंग से, ऐसा नहीं है, आप मनमाने ढंग से नहीं कर सकते। आपको 50% प्लस 1 अपनाना पड़ेगा, आपको 2/3 बहुमत से पारित करना पड़ेगा, 1/2 राज्यों का भी प्रताप होगा। ठीक है, तो इसलिए आपका दूसरा भी गलत है। और जैसे दूसरा गलत हो जाता है तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, मतलब बी हो जाएगा, केवल 3। तीसरा सही है कि संविधान क्या है? शक्तियों के पृथक्करण सुनिश्चित करता है और संभावित सरकारी अतिक्रमणों से नागरिकों की स्वतंत्रता का संरक्षण भी करता है। इट्स क्लियर है नो? चलिए तो मैं इसको रीच कर देता हूँ, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। आइए स्टूडेंट, मेरे को लिखने का बहुत ज़्यादा ऐसे शौक है, मतलब कि मेरे को जो कॉन्सेप्चुअली चीज़ें समझाने का थोड़ा सा रहता है एज ए टीचर, ठीक है, होने के नाते। चलिए मेरा ये उद्देश्य यही रहता है जितना हो सके मैं स्टूडेंट्स को बता सकूं, दे सकूं, अपना अनुभव शेयर कर सकूं, जितना हो सके आपको सही डायरेक्शन पे गाइड भी कर सकूं। ठीक है, मेरा ये ड्यूटी है, तो मैं इस ड्यूटी को जितना हो सके अच्छे से निभा सकूं। मेरा यही उद्देश्य बच्चे रहता है, और मैं आपसे विदाउट मनी के सारी चीज़ें आपको उपलब्ध करा दूँ। देखिए क्वेश्चन क्या है। निम्नलिखित में से कौन न्यायिक समीक्षा की अवधारणा का सबसे सटीक वर्णन करता है? किसके बारे में? जुडिशरी रिव्यू। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए, न्यायपालिका सरकारी बजट की समीक्षा करती है। ऑप्शन नंबर बी, चुनाव परिणामों के प्रति सरकार के अनुपालन की गारंटी न्यायपालिका द्वारा दी जाती है। ऑप्शन नंबर सी, न्यायपालिका कानूनों और सरकारी कार्यवाहियों की संवैधानिक वैधता की जांच करती है। ऑप्शन नंबर डी, न्यायपालिका सरकारी अधिकारियों की नियुक्ति का पर्यवेक्षण करती है। वीडियो को पॉज करें, करेक्ट आंसर बताएं। और इससे इजी मुझे आंसर नहीं लग सकता। दीजिएगा आंसर बच्चे, बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, आई होप आपने इसका राइट आंसर दिया होगा। देखिए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कि जो न्यायपालिका है कानूनों और सरकारी कार्यवाहियों की वैधता की जांच करती है। क्यों? क्योंकि जब भी गवर्नमेंट्स कोई कानून बनाएगी, समझे, जब भी कोई कानून बनाएगी तो उसको देखेगी कि ये लीगल है कि इलीगल है, मतलब जो लॉ इन्होंने बनाया है वो लो पूरे प्रोसेस से हुआ है या नहीं। ठीक है, उस पर ये चीज़ें देखती है कि विधायिका ने खास तौर पर इस पर काम किया है कि नहीं। ठीक है, तो वो सारी चीज़ें होती है। तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि न्यायिक समीक्षा कानूनों और सरकारी कार्यों की संवैधानिक वैधता की जांच करने के लिए न्यायपालिका की शक्ति को संदर्भित करती है, और यह कार्य सुनिश्चित करता है कि सभी सरकारी और कार्य संविधान के अनुरूप होने चाहिए। तो इसलिए सी इसका करेक्ट आंसर बच्चे हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए क्वेश्चन क्या है। ऑप्शंस देखेंगे बच्चे बाद में, पहले क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। ठीक है, चलिए
लोकतंत्र की आलोचनाओं के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अब देखो लोकतंत्र की आलोचना कैसे की जा सकती है, ठीक है, उसके बारे में क्वेश्चन पूछा जा रहा है। पहला, नेतृत्व में बार बार बदलाव के परिणाम स्वरूप राजनीतिक अस्थिरता उत्पन्न हो सकती है, जिससे दीर्घकालिक नीति कार्यान्वयन धीमी गति से हो सकता है। बात तो एकदम करेक्ट कह रहे हैं। नंबर 2, लोकतंत्र तेजी से आर्थिक विकास की गारंटी देता है। समझना, लोकतंत्र तेजी से आर्थिक विकास की गारंटी देता है क्योंकि निर्णय हमेशा जन सहभागिता में होते हैं। देखो यहाँ पर हमेशा एक्सट्रीम वर्ड है, केवल हो गया, सभी हो गया, हमेशा हो गया, लगातार हो गया, हो ही नहीं सकता, तो ये सब क्या है, एक्सट्रीम वर्ड। मुख्यतः हो गया, ये सब क्या एक्सट्रीम वर्ड है। यहाँ से क्वेश्चन गलत होने के चांसेस रहते हैं 95%। अगर आपने एमसीक्यू वाली क्लास नहीं देखी है, देखिएगा, उसमें मैं इस चीज़ को बड़े अच्छे से आपको समझाया है। लोकतंत्र के लिए कई हितधारकों के साथ परामर्श की आवश्यकता होती है और जिससे निर्णय लेने की प्रक्रियाओं में विलंबन होता है। नंबर 4 है कि लोकतंत्र के खिलाफ एक प्रमुख तर्क यह है कि यह बहुमत के शासन के पक्ष में अल्पसंख्यकों के अधिकारों की उपेक्षा करता है। अब पूछ क्या रहे हैं आपसे, उपर्युक्त कथनों में से कौन सा फिर से सही है या फिर है। ऑप्शन नंबर ए केवल 1 और 3, बी केवल 2 और 4, सी केवल 1, 2 और 3, डी केवल 2, 3 और 4। वीडियो को पॉज करें, करेक्ट आंसर बताने का प्रयास करें। आई होप आपने इसका राइट आंसर दिया होगा। चलिए, सही आपसे पूछा था, एक एक करके बात करते हैं। देखिए बच्चे, पहला वाला स्टेटमेंट क्या है, पहला वाला स्टेटमेंट एकदम आपका करेक्ट है क्योंकि नेतृत्व में बार बार बदलाव होने के कारण राजनीतिक अस्थिरता आती है। बिल्कुल, क्योंकि अब प्राइम मिनिस्टर आज हैं, मालूम नहीं कल कौन बन जाए, नेक्स्ट 5 ईयर्स कौन बन जाए, तो ये बात ठीक है। दीर्घकाल में नीति क्रियान्वयन के लिए क्या है, एक तरीके से धीमी गति होती है। और दूसरा कह रहे हैं कि हमेशा तेजी से, नहीं सर, ऐसा तो नहीं होता है कि हमेशा तेजी से चीज़ें होंगी। भाई अभी भी देखो, ये एक दूसरे का विपरीत ही है, दोनों एक दूसरे का विपरीत है। ये कह रहा है तेजी से होता है, उसमें कह रहा है अस्थिरता, तो दूसरा वाला स्टेटमेंट गलत है। और जब दूसरा गलत हुआ तो आइए देखते हैं। नंबर 2 देखिए कहाँ पर है, सी आंसर नहीं होगा, बी आंसर नहीं होगा और डी आंसर नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर 2 दे के रखा है तीनों में। तो राइट आंसर क्या है, ए है, 1 और 3। चौथा गलत है, बिल्कुल बच्चे, क्योंकि लोकतंत्र के खिलाफ एक प्रमुख तर्क है कि यह बहुमत के शासन के पक्ष में अल्पसंख्यकों के अधिकारों की उपेक्षा करता है। ऐसा नहीं है, उपेक्षा नहीं करता है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। आइए, आपको क्वेश्चन विजुअल हो रहा होगा, देखिए सर क्वेश्चन क्या है, आइए देखिए। ठीक है, क्वेश्चन बड़ा ही अच्छा है, बहुत बढ़िया क्वेश्चन। 42 नंबर क्वेश्चन आपको दिख रहा है, बताते चलिएगा। क्वेश्चन है, सरकार की लोकतांत्रिक प्रणाली के कामकाज के लिए निम्नलिखित में से कौन सा अधिकार आवश्यक है लोकतांत्रिक प्रणाली के लिए। ऑप्शन नंबर ए समानता का अधिकार, बी काम का अधिकार, सी मतदान का अधिकार, डी संपत्ति का अधिकार। वीडियो को पॉज करें, करेक्ट आंसर बताने का प्रयास करें। ये पूछ रहा है लोकतंत्र प्रणाली के कामकाज के लिए, ठीक है, कैसे कामकाज होगा। आई होप आपने इसका राइट आंसर दिया है कमेंट्स बॉक्स में। देखिए, इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी है, मतदान का अधिकार। जैसा कि आप जानते हैं कि मतदान का अधिकार किसी भी लोकतांत्रिक प्रणाली में कामकाज के लिए मौलिक है, क्योंकि यह नागरिकों को सरकार के अपने प्रतिनिधियों को चुनने की शक्ति देता है और वही प्रतिनिधि क्या करते हैं, उनके हिस्से का कामकाज करने का प्रयास करते हैं, मतलब कि उनके हित में लॉ बनाते हैं, विधेयक बनाते हैं। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए सर, क्वेश्चन बड़ा अच्छा पूछा है, चैट जीटीपी करके क्वेश्चन पूछा जा चुका है। देखिए क्वेश्चन है आपका 43 नंबर, निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में जनरेटिव प्री ट्रेंड ट्रांसफार्मर 4 मतलब GPT-4 जैसे AI टूल्स, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टूल से महत्वपूर्ण लाभ प्राप्त किया है। ऑप्शन नंबर ए डेयरी उद्योग और कपड़ा उद्योग, बी स्वास्थ्य देखभाल और शिक्षा, सी कृषि और खनन, डी मत्स्य पालन और खुदरा। वीडियो को पॉज करें, करेक्ट आंसर बताने का प्रयास करें। आई होप आपने इसका राइट आंसर दिया होगा। चलिए देखिए, इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा बच्चे, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मतलब कि स्वास्थ्य देखभाल और शिक्षा के क्षेत्र में चैट जीटीपी आपने देखोगे ना, GPT-4 और चैट जीटीपी की भी आपने सुना होगा, और AI टूल्स भी आप देखते हैं, ठीक है। इन सब का जो ज़्यादा इस्तेमाल होता है वो स्वास्थ्य देखभाल के लिए और एजुकेशन में तो बहुत हाईएस्ट और कॉमर्शियल में,
इन 2-3 जगह इतना होता है। और ये क्या है, मैं जो आपसे चर्चा कर रहा हूँ ये भी यही है जिस पर क्वेश्चन पूछा गया है बच्चे। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या है, स्वास्थ्य देखभाल की भूमिका में इसको देखा जाता है। ठीक है, चलिए, क्योंकि हम स्वास्थ्य के पूर्वानुमान और विश्लेषण निदान उदाहरण के लिए रोगी की देखभाल के लिए एआई के उपकरणों का व्यापक रूप से उपयोग होता है। शिक्षा में तो आप जानते हैं व्यक्तिगत शिक्षा, उसके साथ साथ स्वचालित ग्रेडिंग को भी बढ़ाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 44। देखिए क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन है आपका, भारत के राष्ट्रीय क्वांटम मिशन। अब देखो ये राष्ट्रीय क्वांटम मिशन के बारे में आपसे पूछा गया है और ये करंट पर आधारित है। के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 3 स्टेटमेंट है। पहला, यह उन्नत गणनाओं के लिए क्वांटम कंप्यूटर विकसित करने पर केंद्रित है। नंबर 2, इसका उद्देश्य सुरक्षित डेटा ट्रांसमिशन के लिए क्वांटम संचार नेटवर्क का निर्माण करना है। तीसरा, यह ब्लॉकचेन सिस्टम में एआई दक्षताओं को बढ़ाता है। उपयुक्त कथनों में से कौन सा फिर से सही है या फिर है? ऑप्शन नंबर ए केवल 1 और 3, बी केवल 1 और 2, सी केवल 2 और 3, डी 1, 2 और 3। वीडियो को पॉज करें, करेक्ट आंसर बताने का प्रयास करें। आई होप आपने इसका राइट आंसर दिया होगा बच्चे। चलिए, थोड़ा सा यहाँ पर टाइम लूँगा 1-2 मिनट का, ताकि मैं आपको बता सकूँ इसके बारे में, क्योंकि ये क्वेश्चन बड़ा ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, देखिए तो बच्चे इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा, आप देखोगे तीसरा स्टेटमेंट गलत है। ठीक है, यह ब्लॉकचेन सिस्टम्स में एआई की दक्षताओं को नहीं बढ़ाता है। तो जहाँ पर 3 है वो गलत हो जाएगा, मतलब ए आंसर नहीं है, सी नहीं है और डी नहीं है। तो राइट आंसर क्या है, बी है, मतलब कि पहला और दूसरा इसमें सही हो जाएगा। देखिए है क्या, आप सुन लीजिएगा, मैं आपको बता देता हूँ क्वांटम मिशन के बारे में। नेशनल क्वांटम मिशन जो है ये, आई होप आपको ये चीज़ें विजिबल में हो रही होंगी। नेशनल क्वांटम मिशन, ठीक है, यही तो पूछा गया है। अब ये क्या है, आप देखोगे रिसर्च एंड डेवलपमेंट्स को लेकर के आगे बढ़ाया गया है। ये रिसेंटली रिसर्च एंड डेवलपमेंट्स वर्क इन क्वांटम, ये टेक्नोलॉजी और उसके साथ साथ यूएसए, कनाडा, फ्रांस, फिनलैंड, कनाडा और चाइना, ऑस्ट्रेलिया, ठीक है, इन सब में आपको मिलेगा। ड्यूरेशन की बात कर लें तो ये स्टार्ट किया गया है, अगर हम इसको देखें कब से कब तक के लिए है, 2023-24 से 2030-31 तक है ये। ठीक है, तो ये ध्यान में रखना। ठीक है, 2023-24 से 2030-31 तक आपको ये देखने के लिए मिलेगा क्वांटम मिशन। ठीक है, नोडल मिनिस्ट्री की बात कर लें तो ये मिनिस्ट्री ऑफ साइंस टेक्नोलॉजी के अंतर्गत है। और इन सब के अलावा जो हाईएस्ट ऑफ द मिशन की है, तो 4 ऐसे एक तरीके से थेमिक्स हब्स हैं, जिसमें टी हब्स और इन डिफरेंस डोमिनेंस अक्रॉस दिस कंट्री, इसमें वाइड स्केल और इसके साथ साथ एप्लीकेशन रनिंग फॉर दिस ए हेल्थ केयर को लेकर के और डिग्नोस्टिक्स, डिफेंस, एनर्जी एंड डाटा सिक्योरिटी पर ये काम करेगा क्वांटम मिशन। स्ट्रेंथिंग और इन सब के अलावा इंडिविजुअली बिल्डिंग क्वांटम एक बेस कंप्यूटर बनाया जाएगा, जिसमें हेल्प डेवलप मैन्युफैक्चर और उसके साथ साथ जो एक हाईएस्ट सेंसिटिविटी जो जोन है वहाँ पर एटॉमिक सिस्टम और एटॉमिक्स क्लॉक्स पर भी ये काम करेगा। सपोर्ट डाइजिंग्स एंड सिंथेटिक्स क्वांटम मार्केट्स पर भी ये मटेरियल्स पर काम करेगा। ए हग बोस्ट टू नेशनल्स, जो एक तरीके से लाइक डिजिटल इंडिया, मेक इन इंडिया, स्किल इंडिया, स्टार्टअप्स इंडिया, स्टैंडअप्स इंडिया, सेल्फ रिलिजेंट्स इंडिया एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स, उनको भी बढ़ावा देने का प्रयास करेगा क्वांटम मिशन। ठीक है, क्वांटम्स इसमें ज़्यादातर इसमें आप देखोगे चीज़ें बड़ी ही सापेक्षता में होती हैं। क्वांटम टेक्नोलॉजी में खासतौर पर आप देखोगे कि कुछ ऐसे जैसे ड्यूरेशन, क्वांटम ड्यूरेशन क्या होगी, क्वांटम नेटवर्क, क्वांटम जो सिमुलेशन इसमें क्या होगा, पोस्ट क्वांटम इसमें कोपे जो कार्पोथेरेपी होती है, क्वांटम जो सेंसर होता है, ठीक है, इसमें पार्टिकल्स कौन कौन से होंगे, जनरेशन एटॉमिक क्लॉक्स होगा या नहीं। इन सब के अलावा क्वांटम्स क्लाउड्स कंप्यूटिंग होती है, ये तो आपने पढ़ा ही होगा। क्वांटम मैं शॉर्ट में लिख देता हूँ, क्वांटम क्लाउड्स कंप्यूटिंग पढ़ते हैं कि नहीं, ये तो आप पढ़ते हैं। और क्वांटम क्या करता है, ये इस तरीके से बना होता है, मैं आपको बता दूँ, ये 0 और 1 के बीच में, 0 और 1 के बीच में दोनों में गणना करता है। ठीक है, 0 और 1 के बीच में। क्वांटम सॉफ्टवेयर में क्वांटम कंप्यूटिंग और क्वांटम एनालायर में आता है क्वांटम मटेरियल, उसके साथ साथ ये चीज़ें होती हैं। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा बच्चे, मैंने आपको जो भी बताया उसको आपने नोट डाउन किया होगा। चलिए मैं इसको रीज कर देता हूँ ताकि चीज़ें आपको और विजिबिलिटी हो जाए, ज़्यादा लोच पोच भी सही नहीं रहता।
अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, 1 सेकेंड रुकिएगा। क्लास कैसी लग रही है बताते चलिएगा, वीडियो को सब्सक्राइब शेयर लाइक करते चलिएगा, कमेंट्स करना मत भूलिएगा बच्चे, क्योंकि आपका कमेंट्स मुझे बताता है कि मुझे कितनी मेहनत और करने की ज़रूरत है। मैं आपके लिए मेहनत कर रहा हूँ, आप मेरे लिए थोड़ा सा, ठीक है, ये आपका ड्यूटी है तो इसको पूर्ण करें। देखिए क्वेश्चन नंबर 45, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अब यहाँ पर 3 स्टेटमेंट है। पहला, अधिकरण एक अर्ध न्यायिक निकाय है जिनका उद्देश्य पारंपरिक न्यायालयों पर बोझ को कम करना है। जो अधिकरण होते हैं ना, ठीक है, उसकी बात पूछी जा रही है। नंबर 2 है, भारत में सभी अधिकरणों के पास उच्च न्यायालयों द्वारा किए गए निर्णयों पर अपीलीय क्षेत्राधिकार है। नंबर 3, अधिकरणों के निर्णयों से अपील संबंधित उच्च न्यायालय या सर्वोच्च न्यायालय के पास हो सकती है, जो अधिकरण को नियंत्रित करने वाले कानून पर निर्भर करता है। उपयुक्त कथनों में से कौन सा फिर से सही है या फिर है? ऑप्शन नंबर ए केवल 1 और 2, बी केवल 1 और 3, सी केवल 2 और 3, डी 1, 2 और 3। वीडियो को पॉज करें, करेक्ट आंसर बताने का प्रयास करें। आई होप आपने इसका राइट आंसर दिया होगा। चलिए एक एक करके बात करेंगे। स्टूडेंट्स, अगर आप देखें पहला वाला एकदम करेक्ट है, ठीक है, ये अर्ध न्यायिक और उद्देश्य है जो न्यायपालिका पर बोझ को कम करना, ये एकदम सही है। ये यहाँ पर अधिकरण की बात कर रहे हैं, ये अर्ध न्यायिक संस्थाएं होती हैं, ठीक है। देखो हुआ क्या था, पहले नहीं था, जबकि 1976 में इस चीज़ को देखा तत्कालीन गवर्नमेंट ने, ज़रूरत पड़ी तो सुप्रीम कोर्ट पर या हाई कोर्ट पर जितने भी केसेस हैं, नंबर ऑफ केसेस को क्या करना था, कम करने का प्रयास किया जा रहा था। तो इसलिए यहाँ पर क्या बनाए गए थे, ये अधिकरण बनाए गए थे। अब इन अधिकरण का उद्देश्य क्या है, जैसे कि संविधान में, ठीक है, 42वें संविधान संशोधन के माध्यम से संविधान के आर्टिकल 323 ए और 323 बी जोड़ा गया, ठीक है। दोनों के अपने उद्देश्य हैं याद, क्योंकि जो 323 ए है वो लोक सेवकों की भर्ती और सेवाओं से संबंधित मामलों के निर्णयों की बात करता है, केंद्र और राज्य दोनों स्तर पर। जबकि बी में कुछ विषयों जैसे कि कराधान हो सकता है, भूमि, ठीक है, इत्यादि पर ये संसद और राज्यों के बीच में इस चीज़ को बना करके रखता है। इट्स क्लियर है नो। तो यहाँ पर ये चीज़ें लाई गई थी। 1997 में सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि जो न्यायाधिकरण की निर्माण की प्रक्रिया है 226 के तहत उच्चतम न्यायालय के क्षेत्र अधिकार के क्षेत्र के अधीन है, और यहाँ पर कह रहे हैं उसके अपीली क्षेत्र के अधिकार के अधीन नहीं है, ठीक है, सभी निर्णय, ऐसा नहीं। तो इसमें क्या है स्टूडेंट्स, आपका दूसरा स्टेटमेंट क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। और जैसे ही दूसरा स्टेटमेंट आपका गलत हुआ, बस आंसर क्या है बच्चे, आपने आंसर निकाल लिया है। ये ध्यान में रखना। कैसे, देखिए, क्योंकि दूसरा वाला जहाँ जहाँ ऑप्शंस है वो आपका गलत हो जाएगा, क्योंकि आपसे पूछा क्या है, सही पूछा है, ठीक है। आपसे क्या पूछा है बच्चे, सही पूछा है, तो 2 को काट दीजिएगा। आंसर ए नहीं होगा, आंसर सी नहीं होगा और आंसर डी नहीं होगा। तो आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर है। 1 और 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन है आपका, आई होप आपको क्वेश्चन विजुअल हो रहा है। देखिए क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन है, पंचायतों के वित्तीय सशक्तिकरण के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। वित्तीय सशक्तिकरण, ठीक है, 2 स्टेटमेंट है। पहला, अनुच्छेद 243H पंचायतों को कर शुल्क, टोल और फीस अधिरोपित करने, वसूलने और आवंटित करने का अधिकार देता है। नंबर 2, अनुच्छेद 243I पंचायतों की वित्तीय स्थिति की समीक्षा के लिए प्रत्येक 5 वर्ष में एक वित्त आयोग के गठन को अनिवार्य करता है। उपयुक्त कथनों में से कौन सा फिर से सही है या फिर है? ऑप्शन नंबर ए केवल 1, बी केवल 2, सी 1 और 2 दोनों, डी ना तो 1 नहीं तो। वीडियो को पॉज करें, करेक्ट आंसर बताने का प्रयास करें। आई होप आपने इसका राइट आंसर दिया होगा। चलिए अब मैं उस पर नहीं जा रहा हूँ, अब ट्रिब्यूनल हम नहीं देखेंगे, तो मैंने बता दिया आपको, ठीक है। चलिए आई होप आपने इसका राइट आंसर दिया होगा। देखिए, क्योंकि आप जानते हैं पंचायतों के सशक्तिकरण की बात की जा रही है, तो जैसा कि आपको सब वाकिफ है, 73वां संविधान संशोधन किया गया था 1992 और उसके माध्यम से ही पंचायती राज को जोड़ा गया था। संविधान के आर्टिकल 300H में राज्यों को कानून और उसके साथ साथ आप देखोगे पंचायतों को क्या है, कर शुल्क, टोल और फीस अधिरोपित एकत्रित करने, आवंटित करने की अनुमति प्रदान करता है और शक्ति देता है। पहला स्टेटमेंट क्या हो जाएगा, आपको करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। बताइएगा, क्वेश्चन आपसे पूछ लेता हूँ, संविधान के किस शेड्यूल में आपके पंचायती राज व्यवस्था की बात की गई है? बताइए, शेड्यूल पूछ रहा हूँ, शेड्यूल मतलब कि अनुसूची पूछ रहा हूँ, ठीक है। 12 अनुसूची है ना, उसमें से
तो पहला सही है। यहाँ पर भी ये भी ठीक है कि 243 आई के तहत पंचायतों को वित्तीय स्थिति के 5 वर्ष में एक वित्त आयोग का गठन करना अनिवार्य है ताकि वो समीक्षा कर सके। ये बात एकदम करेक्ट हो जाएगी। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ताकि इससे क्या होता है, हम राजस्व में क्या कर सकते हैं, सुधार कर सकते हैं, हम स्थिति का मूल्यांकन कर सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन है आपका, क्वेश्चन है बच्चे आपका 47। ठीक है, ये कह रहे हैं उच्चतम न्यायालय विधि सेवा समिति, जिसको बोलते हैं SCLSC, के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 3 स्टेटमेंट है। पहला, उच्चतम न्यायालय विधिक सेवा समिति SCLSE विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम 1987 के तहत स्थापित एक सांविधिक निकाय है। 2, भारत के मुख्य न्यायाधीश SCLSC के अध्यक्ष के रूप में कार्य करते हैं। नंबर 3, SCLSC समाज के वंचित और सीमांत समुदायों को निःशुल्क और उपयुक्त विधिक सेवाएं प्रदान करती है। उपयुक्त कथनों में से कौन सा या से सही है या फिर है? ऑप्शन नंबर ए केवल 1 और 3, बी केवल 2, सी 1 और 2, डी 1, 2 और 3। वीडियो को पॉज करें, करेक्ट आंसर बताने का प्रयास करें। आई होप आपने इसका राइट आंसर दिया होगा। देखिए इसमें पहला वाला स्टेटमेंट एकदम सही है, क्योंकि उच्चतम न्यायालय, देखो ये जो उच्चतम न्यायालय की विधिक सेवा समिति जो है ये कब बनाई गई थी, इसमें खास तौर पर एक प्राधिकरण बनाया गया था 1987 में। कब बनाया गया था? 1987 में SCLSC को क्या किया गया था, एक प्राधिकरण बना और इसकी धारा 3A के तहत एक ये संवैधानिक निकाय बना दी गई। क्या बना दी गई? इसकी धारा जो सेक्शन नंबर 3 है और उसका जो A है, इसमें इस बात को रखा गया और ये एक संवैधानिक प्राधिकरण बना दिया गया। तो याद रखना ये क्या है, एक संवैधानिक निकाय है। ठीक है, तो पहला वाला स्टेटमेंट क्या है, ये एक वैधानिक निकाय के रूप में है, तो पहला सही है। दूसरा स्टेटमेंट क्या है स्टूडेंट्स, यहाँ पर गलत है कि ये कह रहे हैं कि मुख्य न्यायाधीश अध्यक्ष के रूप में इसमें कार्य करते हैं। ऐसा नहीं है कि मुख्य न्यायाधीश इसमें अध्यक्ष के रूप में काम करेंगे, बल्कि संविधान के अनुच्छेद 39A में इस बात को रखा गया है कि इसमें जनादेश पूरा हो सके और समाज के गरीब वंचित सीमांत समुदाय के निःशुल्क उपयुक्त विधिक सेवाएं प्रदान की गई और सभी न्यायालय के न्याय तक सुनिश्चित करना हो। तो इसलिए आपका देखोगे तीसरा कथन तो दूसरा गलत है, क्योंकि इसमें क्या होते हैं, मुख्य न्यायाधीश के संरक्षण में इसमें पैट्रन इन चीफ होते हैं। ठीक है, और सर्वोच्च न्यायालय के वर्तमान न्यायाधीश समिति के अध्यक्ष होते हैं, तो CJI होते हैं। ठीक है, क्या होते हैं? CJI होते हैं, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। तो दूसरा गलत है, तीसरा इसमें सही है। ठीक है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, क्योंकि दो जहां वो कट कर दो वैसे भी आ जाएगा। तो आंसर सी नहीं होगा, आंसर बी नहीं होगा, आंसर डी नहीं होगा, तो राइट आंसर क्या है, ए है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बच्चे। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। ये क्वेश्चन हर बार समथिंग ये पूछा जाने वाले क्वेश्चनों में से है। इसको कोचिंग संस्थाएं आवश्यक रूप से पूछती हैं, UPSC पूछती है नहीं पूछती है, लेकिन कोचिंग संस्थाएं पूछती हैं। चलिए देखिए क्वेश्चन क्या है। आई होप आपको क्वेश्चन विजिबल हो रहा है। देखिए क्वेश्चन है आपका, सांख्यिकी और कार्यक्रम क्रियान्वयन मंत्रालय MOSPI द्वारा आरंभ की गई ई-साक्षी मोबाइल एप्लीकेशन। अब देखो ये किससे रिलेटेड है, ये एक PT का टर्म्स है। ये क्वेश्चन है, ई-साक्षी मोबाइल एप्लीकेशन संसद सदस्यों या सांसदों को अनुमति देता है। क्या? ऑप्शन नंबर ए, संसद सदस्य स्थानीय क्षेत्र विकास योजना MP-LEDS के तहत विकास परियोजनाओं का प्रस्ताव ट्रैक और पर्यवेक्षण करने की। बी, बुनियादी अवसंरचना परियोजनाओं के लिए निजी कंपनियों को धन आवंटित करने की। सी, अपने निर्वाचन क्षेत्रों में विकास परियोजनाओं के लिए धन आवंटन करने की। डी, आर्थिक विकास के लिए स्थानीय व्यवसायों को ऋण प्रदान करने की। ठीक है, क्या करने की? ऋण प्रदान करने की। वीडियो को पॉज करें, करेक्ट आंसर बताने का प्रयास करें। आई होप आपने इसका राइट आंसर दिया होगा। चलिए देखिए स्टूडेंट्स है क्या, आइए जान लेते हैं। संसद सदस्य स्थानीय क्षेत्र विकास परियोजना जो कि MP-LEDS के तहत में विकास परियोजनाओं का प्रस्ताव ट्रैक और पर्यवेक्षण करने के लिए
ई साक्षी मोबाइल एप्लीकेशन को मुख्य रूप से लाया गया है। इसको आपको क्या है ध्यान में रखना है। इसमें कुछ ऐसी परियोजनाओं को क्रियान्वित किया जाएगा। आप देखोगे इससे क्या होगा, पारदर्शिता और दक्षता को सुनिश्चित किया जाएगा। जैसे यह पेयजल, शिक्षा, स्वास्थ्य, बुनियादी अवसंरचना जैसी सामुदायिक परिसंपत्तियों के निर्माण के लिए आवंटित धन के उपयोग को उचित निगरानी सुनिश्चित करने में मदद करता है और इससे सांसद चल रही परियोजनाओं की प्रगति की निगरानी भी कर सकते हैं और समय पर क्रियान्वयन सुनिश्चित हो सकता है। मतलब कि कार्य में प्रगति दिखेगी आपको इससे, ठीक है। इनका कहना ये है। तो इसका राइट आंसर क्या बच्चे, ए आंसर है। तो ध्यान में रखेंगे ई साक्षी मोबाइल एप्लीकेशन, ठीक है। चलिए आज की क्लास का सेकंड लास्ट क्वेश्चन लेते हैं, ठीक है। 50 तक हम रहने देंगे क्योंकि क्लास बहुत बड़ी हो जाएगी बच्चे, है ना। अगली क्लास में अब क्या करेंगे हम, जो नेक्स्ट जो आपका टेस्ट होगा उसमें हम बच्चे क्या करेंगे, अभी तो यही एक क्लास और होगी इसकी, हम उसमें क्या करेंगे आपसे, हम उसमें 2 क्लास ले करेंगे, ठीक है। 2-2 घंटे की, मतलब 4 घंटे लगते हैं पेपर को, आप अटैम्प्ट करते हैं 2 और 2 घंटे में 2-2 आपका सोल्यूशन, तो 4 घंटे में। अब देखिए हाथों हाथ मैं आपको सोल्यूशन दे रहा हूँ तो थोड़ा सा यहाँ पर टाइम टेकिंग हो जाता है। जैसे कि आप मान लीजिए, आपको मैं बता दूँ, थोड़ा टाइम लेता हूँ 2 मिनट का, मतलब 1 सेकंड में बता रहा हूँ। जब आप मान लीजिए टेस्ट दे रहे हैं, ठीक है, जीएस पेपर नंबर आप 1 दे रहे हैं और 100 क्वेश्चन अटैम्प्ट कर रहे हैं, तो स्टूडेंट्स होता क्या है, आपको 2 आवर का समय मिलता है, आपने 2 आवर खर्च कर दिए। अब उस स्थिति में हो क्या गया, अब मान लीजिए आप इसको सोल्व कर रहे हैं, तो स्टूडेंट्स मुझे ये डेफिनेटली पता है कि आपके 4 आवर आपके जाएंगे, मतलब कि 4 घंटे आपके किस में जाएंगे, सोल्विंग में चले जाएंगे जब आप टेस्ट को सोल्व करते हैं। मेरा पर्सनली अनुभव है स्टूडेंट्स, मैं जानता हूं। तो टोटल कितने हो गए, 6 घंटे हो गए। मतलब कि मैं आपकी 6 क्लासें करवाऊंगा नहीं ना, तो मैं आपकी 2 से 3 क्लासेस में इस क्लासेस को लेने का प्रयास करूंगा, ठीक है। पूरा टेस्ट 2 क्लास में, आपका ज़्यादा नहीं, लगभग 2-2 घंटे की क्लास होंगी, 4 घंटे में आपका टेस्ट कंप्लीट हो जाएगा। क्लियर है ना। चलिए, और आप बता दीजिएगा आपको क्लास कितनी लेंथ चाहिए। एक क्लास में टेस्ट तो हम नहीं करवाएंगे, 2 क्लासेस में हम कम से कम 3 नहीं तो होंगी, नहीं तो 2 तो आपकी पक्की है। चलिए सेकंड लास्ट क्वेश्चन है, आप कमेंट्स में बताते चलिएगा, आपको जैसे चाहिएगा आपके अकॉर्डिंग हम चलेंगे। 49 नंबर क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय समाज रक्षा संस्था, मतलब कि NISD, निम्नलिखित किस विभाग के तहत संचालित होता है। ऑप्शन नंबर ए शिक्षा विभाग, बी सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग, सी ग्रामीण विकास विभाग और डी शिक्षा विभाग। वीडियो को पोस्ट करें, करेक्ट आंसर बताएं। किसके बारे में पूछ रहा है, राष्ट्रीय समाज रक्षा संस्थान, ठीक है। मतलब कि आप देखोगे जो कि NISD के बारे में पूछा गया, तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, बी सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग के तहत में क्या होता है स्टूडेंट्स, NISD को आगे बढ़ाया जाता है। ये है क्या, खासतौर पर न्यायिक और अधिकारिता मंत्रालय इसको स्टार्ट किया है और न्यायिक अधिकारिता विभाग के द्वारा, जिसको DOSGE के तहत कार्य करता है। इसकी भूमिका विभिन्न सरकारी परियोजनाओं के लिए सामाजिक लेखा परीक्षा को संस्थागत बनाने और मंत्रालय का मार्गदर्शन करना है। इसके अतिरिक्त यह सामाजिक लेखा परीक्षण और इकाइयों को सामाजिक न्याय प्रकोष्ठ के भीतर में क्षमता निर्माण को बढ़ावा देना है और सामाजिक कल्याण कार्यक्रम में क्रियान्वयन में पारदर्शिता और जवाबदेहिता को सुनिश्चित करने के लिए लाया गया है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं और आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन देखते हैं बच्चे। ओ माय गॉड स्टूडेंट्स, कुछ टेक्निकल इशू आई थिंक मैं देखता हूँ। ओके हो गया सोल्व। थोड़ा स्टूडेंट्स अभी आपको समथिंग क्लास विजिबिलिटी नहीं हो रही होगी, थोड़ा टेक्निकल इशू आ गया था, थोड़ा इंटरनेट प्रॉब्लम समथिंग था और उससे ज़्यादा कुछ नहीं था। आइए क्वेश्चन देखते हैं, आप क्वेश्चन पे आइएगा। आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन 50 नंबर, ये कह रहे हैं 19वें गुट निरपेक्ष आंदोलन, मतलब कि NAM शिखर सम्मेलन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 3 स्टेटमेंट है। पहला, शिखर सम्मेलन का विषय साझा वैश्विक संपन्नता के लिए सहयोग की गहन करना है, सहयोग को क्या करना है, गहन करना है। दूसरा है, कंपाला घोषणा ने संयुक्त राष्ट्र मतलब यूनाइटेड नेशन को प्राथमिक बहुपक्षीय संगठन के रूप में सुदृढ़ करने पर बल दिया है। तीसरा है, दक्षिण सूडान इस शिखर सम्मेलन में गुट निरपेक्ष आंदोलन का 121वां सदस्य बना। उपयुक्त कथनों में से कौन सा फिर से सही है या फिर है। ऑप्शन नंबर ए केवल 1 और 2, बी केवल 2 और 3, सी केवल 1 और 3, डी 1, 2 और 3। वीडियो को पोस्ट करें, करेक्ट आंसर बताने का प्रयास करें। आई होप आपने इसका राइट आंसर दिया होगा। देखिए स्टूडेंट्स, इसका क्या करेंगे, आप राइट आंसर कमेंट्स करेंगे, ठीक है। इसका राइट आंसर आपको कमेंट्स करना है। क्वेश्चन नंबर 50 मैं आपको फिर से बता दूं, क्वेश्चन नंबर जो 50 है इसका राइट आंसर आपको कमेंट्स करना है, ठीक है।
और आप बताइएगा मेरे को स्टूडेंट्स कि बताते चलिएगा कमेंट्स बॉक्स में कि आपको क्लास कैसी लगती है, ठीक है, और ये सीरीज़ कितनी पसंद आई है ये भी मुझे बताइएगा, क्योंकि आपका फीडबैक ये साबित करेगा कि मुझे सीरीज़ कंटिन्यू चलानी चाहिए या नहीं, या फिर इसको बंद करना चाहिए। जो भी आप बताएंगे आपके अकॉर्डिंग चलेगा, ठीक है। चलिएगा तो स्टूडेंट्स मन लगा के पढ़ते चलिएगा और मिलता हूँ अगली क्लासेस में। तब तक के लिए ऑल द बेस्ट, बाय।